आपको थ्रेट्स आते रहे हैं, लीगल नोटिस आते रहे हैं, उसमें अपने काम कैसे नहीं खोया? देखो, बहुत डिस्टर्बिंग स्पेस है ये, तो शायद इसलिए मैं सीरियस भी रहता हूँ वीडियोस में। जो कॉमन मैन है उसके पास एक लीगल नोटिस आ जाता है तो उसकी नींद उड़ जाती है। मैं देख रहा हूँ कि इस बंदे के कारण ये बंदा सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। उसका 80 लाख रुपए का लॉस करवा दिया है और वो कह रहा है कि सर मैं जा रहा हूँ। डेटा बोलता है एफएनडो में 90% से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा गंवाता है। तो एफएनडो को बैन क्यों नहीं करना चाहिए? एफएनडो में जो दो तरह के लोग पैसा गंवाते हैं, एक वो जो सिर्फ पैसा कमाने आया था, एक वो जो ट्राई कर रहा था लेकिन बना नहीं पाया। आप देख रहे हैं दा विकास गुप्ता शो, जहां हम अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो सच में आपके काम आ सके। अगर आपको वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के नाम पर किसी बिलियनर और ट्रिलियनर्स को घंटों बातें करते देखना है और अंत तक ये समझ में ही ना आए कि बात क्या हुई है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए नहीं है। अगर आपको सिर्फ मनोरंजन चाहिए, जहां स्टैंड अप कॉमेडियन अपने ही घर वालों को या किसी और को गालियां देकर आपको हंसाते हैं और उसी को आप समय का सदुपयोग समझते हैं, तो भी ये पॉडकास्ट आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नया सीखने को मिले, कोई समझ बढ़े और आपकी ज़िंदगी में सही में कुछ फ़ायदा हो, तो ये बातचीत आपके लिए ही है। आज के हमारे गेस्ट हैं इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट के एक जाने माने यूट्यूबर, जिन्हें लोग मजाक मजाक में स्टॉक मार्केट स्कैमर्स की पुलिस भी कहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं फेक स्टॉक गुरुज आपकी मेहनत की कमाई लूट पाए। जहां पर हर दूसरा इन्फ्लुएंसर आपके पैसे डबल करवा रहा है या जैकपॉट स्टॉक बता रहा है, ये ना ही आपके पैसे डबल करवा रहे हैं ना ही बढ़ा रहे हैं, बस आपको अपने पैसे कैसे बचाने हैं ये बता रहे हैं। पिछले कई सालों से ये यूट्यूब पर और कई दूसरे तरीकों से इन्वेस्टर्स को फ्रॉड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेबी की पॉलिसीज पर भी खुलकर बोलते हैं और कई फ्रॉडस्टर के खिलाफ एविडेंस के साथ वीडियो भी बनाते रहे हैं। यहां तक कुछ मामलों में स्टिंग ऑपरेशंस भी सामने लाए हैं। शायद इसी वजह से इन्हें न्यू ईयर विशेस से ज्यादा थ्रेट के मैसेज आते होंगे और इतना लिखते बोलते रहे कि आखिरकार इन्होंने एक बुक भी लिख दी है, फ्रॉड फ्री, जिसे देखकर पढ़कर आप समझ सकते हैं स्टॉक मार्केट के फ्रॉडस्टर्स और फेक गुरु को कैसे पहचाने और उनसे कैसे बचे। नमस्कार असीम जी, हमारे दर्शकों को वो बताइए जो असीम जुनेजा के बारे में इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, एक और दूसरा ये इन्वेस्टर अवेयरनेस फैलाने का आइडिया आपको कैसे आया? क्योंकि एक अचानक से कोई इन्वेस्टर अवेयरनेस नहीं फैलाता है, स्टॉक मार्केट में काम, न्यूज, एजुकेशन ये सब नहीं करता, ये बड़ा ही नीश फील्ड है या डिफरेंट फील्ड है। करेक्ट। सी इंटरनेट पे जो मेरे बारे में नहीं पता होगा या इंटरनेट पे जो थोड़ी बहुत पोजीशनिंग है मार्केट में, वो ये है कि मैं थोड़ा सीरियस हूँ और वेरी सिक्रेटिव पर्सन, बट ऑनेस्टली मैं बहुत खुश मिजाज किस्म का इंसान हूँ, हंसता खेलता, लाइक नॉर्मल पीपल, एंड जनरली उस तरह से इंटरनेट पे देखा नहीं जाता है मुझे। तो ये चीज़ तो क्लैरिफाई करना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे समझते नहीं है। और जहाँ तक इन्वेस्टर अवेयरनेस, सी व्हेन वी स्टार्टेड तो ऐसा कुछ था नहीं ऑर्गेनिकली कि हमें इन्वेस्टर अवेयरनेस करना है, बट कोविड के बाद एकदम से वी स्टार्टेड गेटिंग के नॉर्मल दुनिया में ना लोग पैसा बनाने के आइडियाज और ये सब, और तब हमें भी 3-4 साल हो चुके थे, तो हम नए नहीं थे, लेकिन अनलाइक अ लॉट ऑफ पीपल जो कि मार्केट में नए आए हैं और वो उस चीज़ में एक्सेप्ट कर रहे थे कि ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ऐसे कंसर्न होने लग गए, तो कुछ लोगों ने कमेंट्स में हमें रीच आउट करना शुरू किया और पहला एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर का लाइसेंस यूज करके किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने उसका इस्तेमाल करके लोगों को थोड़ा बेवकूफ़ बनाया। तो वो लेडी है, उनके पास आज की तारीख में आरए का लाइसेंस है, लेकिन उनकी सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन हमने की थी पहली, और वहाँ से ये कारवां सॉर्ट ऑफ शुरू हुआ, जहाँ पे पता लगा कि ये सब एक्चुअल में एक फेक स्पेस है, जो 3-4 साल में लोगों ने सो कॉल्ड एजुकेशन बेची है कोविड के टाइम पे और मिसयूज किया है लोगों के पैसे का और विश्वास का। उस टाइम से ये शुरू हुआ, एंड देन जब एक खुला तो फिर लोगों ने और रीच आउट करना शुरू किया, एंड देन इट केप्ट ऑन। तो उसके बाद रुका नहीं है और अभी कम हुआ है स्पेस, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड लगता नहीं कि रुकने वाला है ये। नहीं तो स्टॉक मार्केट एजुकेशन चलिए सभी करते हैं, अवेयरनेस सभी करते हैं, पर ये स्टिंग ऑपरेशन करना, किसी को एक्सपोज करना, ये आइडिया कैसे आया? और जब आप पहला एक्सपोज कर रहे थे, मैं बोलूँगा आप पोल खोल रहे थे, एविडेंस के साथ आप आते हैं, आपकी वीडियो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसी लगती है, मतलब आप
बोरिंग सी होती है, उसमें एक्साइटमेंट एविडेंस को लेके होता है, फिल्म जैसा एक्साइटमेंट नहीं होता है। जब आप पहला एक्सपोज कर रहे थे तो आपके अंदर क्या चल रहा था? क्योंकि शिकायत तो देखो हर कोई करता है ना, इतनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है कि यू हैव टू लुक एट बोथ द साइड्स ऑफ द थिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए वीडियो बनाए जा रहे थे, तो अगर ऐसा वीडियो बनाए तो ऐसा वीडियो आज भी रोज आ सकता है। एट दैट पॉइंट इन टाइम हमें समझना जरूरी था कि जो लोग कह रहे हैं क्या उनकी बात में सच में कुछ रैशनैलिटी है, तो फिर उनके प्रूफ या उनकी बातों सुन के हम कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो हमारा तरीका हमेशा यही रहता है कि खुद एक इन्वेस्टर या वैसा ही बिहेव करें जैसे कि ये लोग रहे हैं, और फिर उस जर्नी में खुद अपना पैसा लगाएं और फीस दें, और फिर देखें कि साथ में पढ़ाई करें कि सेबी की रेगुलेशंस क्या कहती हैं। आज की तारीख में हम बोल देते हैं सेबी का एक्ट ये कहता है, सेबी का RAI रेगुलेशन ये कहता है, लेकिन जब शुरू किया था तब थोड़ी समझ थी इन चीज़ों की, तब किताबों को पढ़ना पड़ा था, उन कागज़ों का मतलब समझना पड़ा था। तब तो आज की तारीख में तो चैट GPT वगैरह आ गया है सिंप्लीफाई करने के लिए। 2020 में ये सब कहाँ था? तो यू हैव टू एक्चुअली मेक सेंस ऑफ थिंग्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो उन चीज़ों को फिर को रिलेट करने की कोशिश की कि क्या जो मैं कहने वाला हूँ उसका टेक्निकल सेंस बनता भी है कि कल को मेरे को लोग बेवकूफ कहेंगे कि अरे इसका मतलब ये नहीं था, ये था, ये अलाउड है। Right. तो वो सब चीजें एक्चुअल में मैथमेटिकली चेक करने के बाद, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम वी डिड नॉट हैव द लग्जरी ऑफ गेटिंग help from learned people like you because we are not connected. So at that point in time, from an education point of view या research point of view, I had like couple of more people maximum, but majorly responsibility मेरे shoulders पे ही थी। तो जो पहले 1-2-3 इन्वेस्टिगेशंस किए थे उसमें तो कस्टमर बन के ही पैसे बिहेव किया, साथ में सेबी की कागज पढ़े, बुक्स पढ़ी, एंड देन इवेंचुअली कोरिलेट करने के बाद वी वर श्योर कि जो हम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वीडियो बनाते हैं, वो सारी डिटेल्स हम सेबी के साथ शेयर करते रहे हैं। राइट, सेबी ने भी आगे चल के उस पर ध्यान देना शुरू किया था। जो आपका सवाल का सेकंड पार्ट है कि जाके स्टिंग ऑपरेशन करना। जी, अब कई महान होते हैं, कईयों को पता लग जाता है कि ऑनलाइन करेंगे तो बहुत इजीली पकड़े जा सकते हैं। तो 2 तरीके होते हैं इनके पास, या तो ये फीस बढ़ा देते हैं इन्फ्लुएंसर, या ऐसी फीस कर देंगे लाइक 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आउट ऑफ रीच हो गया वो बजट के, इतना तो वीडियो कमाता नहीं है। दूसरा है ऑफलाइन कर लो। तो फिर हमने अपने ही 1-2 एम्प्लॉइज को ऐसे केसेस में भेजा, और उनकी कंफर्मेशन के बाद कि भैया वहां पे जा रहे हो, अब वो शेर तो नहीं है, गीदड़ है, पर गीदड़ के मुंह पे भी हाथ डालना आसान थोड़ी होता है, कुछ पता नहीं होता, तो पीछे से भी वार कर सकता है। बिल्कुल। तो वो गए, वो महीना रुके हैं, और ऐसे एक नहीं कम से कम 3 इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे कोई दिल्ली के गांव में रह रहा है, कोई हरियाणा में रह रहा है कहीं जाके, एंड देन इवेंचुअली सारे प्रूफ्स इकट्ठे करके वापस आए हैं, फिर जाके जो किया हमने वो किया। तो एक सवाल बहुत सारे लोग बोलते हैं और पूछते हैं, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, घर कैसे चलता है? ये रिलेटेड है क्योंकि आप काफी खर्चा कर रहे हैं, आप कोर्स बाय कर रहे हैं, मैंने आपकी वीडियोस में देखा है, आप कोर्स बाय कर रहे हैं, अपने बंदे को वहां पे भेज रहे हैं, वो अटेंड कर रहा है, पूरी स्टडी कर रहा है, तो आप भी बैक एंड में काफी रिसर्च कर रहे हैं, और आपका जो बंदा जा रहा है उसको भी डिस्गाइज में काम करना पड़ रहा है, एक स्पाइंग करनी पड़ रही है, उसके रहने का खर्चा भी होता है। हाँ, तो ये आपका बिजनेस मॉडल क्या है, फिर कैसे चलता है? सेबी पैसे नहीं देता हमें बल्कि खर्चे ही करवाता है वो। तो मेजरली हम 2016-17 से हैं, 16 वी स्टार्टेड, तो हमारा B2B में बहुत रहा है हाथ थ्रू आउट। तो हम ब्रोकर्स के साथ अलग अलग लेवल पे PMS हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो गया, देन यू हैव डीमेट अकाउंट्स, देन यू हैव B2B स्पेस में किसी को अगर बिजनेस करना होता है तो उन चीज़ों में हम डायरेक्टली B2B लेवल पे ब्रोकर्स के साथ काम करते रहे हैं, आज भी करते हैं। तो 2022-23 तक तो ये ठीक ठाक बिजनेस मॉडल था भी, क्योंकि तब तक सेबी की कागज भी नहीं आए थे। सेबी का रेगुलेशन कहता है कि इन्फ्लुएंसर से थोड़ा दूर रहे हैं ऑल दैट, तो हमने भी उस हिसाब से थोड़ा मिटिगेट किया है। देन हमारा खुद का इन हाउस प्रोडक्ट है स्टॉक पाठशाला, राइट, वो 2019 से है, तो वो भी स्टॉक मार्केट एजुकेशन के साथ काम करता है। और उसमें तो मैं खुला कहता हूँ कि जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और लोगों को पता है कि स्टॉक पाठशाला मेजरली पता है कि वी रन, कि जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आके देख लो हमारी इन्वेस्टिगेशन करके भी आपको सेबी का कोई रेगुलेशन आए, आपको एज इट इज वहां पे उस रेगुलेशन का फॉलोअप मिल जाएगा। 3 महीने का जैसे कि अभी आ चुका है कि 3 महीने पुराना चार्ट यूज नहीं करते हैं, तो हम लाइव चार्ट पे नहीं पढ़ाते हैं। दैट इज द मेजर बिजनेस रेवेन्यू। अब रिसेंटली लास्ट 1-1.5 साल से फ्रॉड फ्री शुरू किया है हमने, तो फ्रॉड फ्री में वी आर वर्किंग विद पीपल जिनके साथ स्कैम वगैरह हुए। तो ये 3-4 बिजनेस मॉडल्स हैं जहाँ पे मैं एक पढ़ाई लिखाई से भी ट्रेंड MBA हूँ, तो बिजनेस मैनेज करना भी आता है भगवान की दया से।
तो उस लेवल पे कंसर्न दिक्कत नहीं होती ट्रांजिशन करने में भी। नहीं तो पर आपका काम तो काफ़ी डिमांडिंग है, आप रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरा प्रोसेस एक हैंडल करते हैं, आप सेबी के रेगुलेशंस को पढ़ते हैं, आप रात रात भर काम करते हैं, तो ये आप मैनेज कैसे करते हैं? बिजनेस चलाने के लिए तो एसओपीज बिल्ड करनी होती है। आपने सिस्टम बना दिया, राइट काइंड ऑफ पीपल वहां पे पुट कर दिए, तो आपको खड़े नहीं होना है वो करने के लिए। मेरा काम, मैं वही काम करता हूँ जो मुझे लगता है कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ बिजनेस में। तो मेरा टाइम और मेरा अटेंशन और मेरा फोकस उन्हीं चीज़ों में कोशिश रहती है। बाकी ऐसा नहीं है, मैं ऑपरेशनली बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ, बट मेजरली मेरा ध्यान वही होता है कि ये काम क्या कोई और कर सकता है। अगर कर सकता है तो आई स्टार्ट फाइंडिंग पीपल देयर इन द टीम, और नहीं कर सकता है और लेवल भी है अगर उस चीज़ का, तो अब तो जो ये इन्फ्लुएंसर की रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन करनी थी, अब ये मेरे लेवल का काम नहीं रह गया है। राइट, अब ये कोई भी टीम मेंबर हमारी टीम में से कर सकता है, बिकॉज दे नो कि क्या करना है। अभी मैं जैसे अभी रास्ते में भी आ रहा था, तो अभी मैं 2 घंटे एक टीम मेंबर के साथ कॉल पे था, हम एक नए प्रोडक्ट की एसओपी बना रहे थे। राइट, तो मेरा इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट बिल्डिंग में या बिजनेस को आगे कैसे ग्रो करना है उन चीज़ों में रहता है, रादर देन कि अब ये कोई मेरी नज़र में इन्फ्लुएंस, हम लोग मेरी नज़र में ऐसे सेबी की नज़र में या हमारी नज़र में ऐसा कुछ आ गया कि ऐसा कुछ है, तो अब किसी को हैंड ओवर कर देना है, उसके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया, वो उसमें से कुछ निकला तो स्टार्ट मैं पिच में आ जाता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो जब आप पोल नहीं खोल रहे होते हैं तब आप क्या कर रहे होते हैं? मैं अब आजकल पोल नहीं खोल रहा हूँ, आजकल मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में हूँ, तो जितने भी फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, या शायद मेरा तरीका है आपको बिल से बाहर निकालने का। आप कंफ्यूज ही रहो। जब मैं पोल नहीं खोल रहा होता हूँ, मैं पता नहीं पॉलिटिकल लीडर्स कितने घंटे काम करते हैं, बट मैं 15-16 घंटे काम करता हूँ संडे को छोड़ के। तो इसी से मेरा एक सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के परिप्रेक्ष्य में, कि देखिए गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सैलरी कट हो रहे हैं, जॉब लॉस हो रहे हैं। तो जो युवा है जो आपको फॉलो करता है, मैंने जैसे देखा है आपका करीब 12-13 लाख फॉलोअर है यूट्यूब पे, इंस्टा पे भी अच्छा फॉलोअर है, आप ब्लॉग बहुत लिखते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे, उनको फाइनेंशियल मार्केट में अगर वो जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप यूट्यूबर भी हैं, आप यूट्यूबिंग के ऊपर भी काफ़ी कैसे वीडियो बनाएं इस पर भी बहुत बात करते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ये कैसा फील्ड है, इसमें कैसे आए, किस तरीके से, और घर कैसे चलेगा? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में कंटेंट बनाना कोई इजी काम नहीं है, बहुत ही रेगुलेशंस को भी समझना होता है, फिर स्टिंग ऑपरेशंस, फिर एविडेंस भी बनाने होते हैं। क्योंकि आप देखिए अगर आप किसी का वीडियो बना रहे हैं किसी के बारे में कुछ, तो डिफेमेशन है, क्रिमिनल डिफेमेशन है, ये सारे आपके ऊपर एक रिस्क रहता है। तो जो कुछ आपको लोग जो फॉलो करते हैं, आपके जैसे बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 2 चीज़ें हैं। पहला तो अगर इसको करियर की तरह आप देख रहे हो, इंडिया का फाइनेंशियल स्पेस इतना ओपन है जो कि आपको इतनी तरह की अपॉर्चुनिटीज देता है। आप पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि आप आना क्यों चाहते हैं, हर एक चीज़ का एक वाई होता है। अगर आप फाइनेंशियल स्पेस में एक ठीक ठाक करियर की तरह से आना चाह रहे हो, करियर इज द वर्ड, अगर करियर देख रहे हो इसमें, तो यू स्टार्ट विद एज सिंपल एज अ बैचलर्स इन कॉमर्स। उसके बाद आप आप NISM सर्टिफाइड हो सकते हैं, आप ब्रोकर्स के यहाँ जॉब कर सकते हैं, जॉब लेवल पे और बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेवल पे। जैसे मैंने IARA बोला, ये पैसिव लेवल पे भी और एक्टिव पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ब्रोकर्स के यहाँ आप डायरेक्टली यू कैन बी एम्प्लॉयड एज इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। आप सेल्स में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, ब्रांडिंग में जा सकते हैं, स्ट्रेटेजी में जा सकते हैं। इट रियली डिपेंड्स कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। अगर आप एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल की तरह देख रहे हो तो कंटेंट क्रिएशन इज वन डायरेक्शन, देन ट्रेडर इन्वेस्टर के तौर पे देख सकते हो, बट उसके लिए पैसा चाहिए आपको। दूसरी चीज इन सब चीजों के साथ जुड़ी हुई है कि अगर आप सिर्फ पैसा 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 चाह रहे हो कि मेरे को बस पैसा चाहिए, तो फिर आप एज अ प्रोफेशनल किसी भी दिशा में नहीं जा सकते हो। आपका करियर ना ही शॉर्ट टर्म में कुछ बनेगा ना लॉन्ग टर्म में बनेगा। तो इवेंचुअली पढ़ाई करके आनी पड़ेगी। वो जो तरीके हैं ना वो कहीं बदले नहीं है, वैसे ही तरीके पड़े। पढ़ाई करनी पड़ेगी, जॉब के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, जॉब पड़ी है मार्केट में, नहीं करनी जॉब तो इंडिविजुअली कुछ कर लो, बट टाइम जाएगा, 3 साल 4 साल 5 साल जाएगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं अच्छा ये मेरा बेस बन गया है, अब मैं इसके ऊपर बैठ के क्या करूं। बट सिर्फ आप डायरेक्टली ऊपर बैठ के क्या करूं सोच रहे हो और सिर्फ उसको देख रहे हो। कल परसों हम कुछ बात कर रहे थे कि जहाँ पे ज्यादातर लोग एक दूसरे का वेरीफाइड P&L देख लेते हैं कि 1 करोड़ रुपया कमाया, और उससे वो इन्फेचुएट हो जाता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो सकता। अरे भाई, वो उसका आज की तारीख का एंड पॉइंट है।
तुम्हारा तो स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं हुआ है, राइट तुम उसके एंड से अपने स्टार्ट को कंपेयर करना और इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? तो यू हैव टू सी कि उसने अगर किया भी है तो उसने कितने कैपिटल से किया होगा, कितने रिस्क लिए होंगे, कहाँ से वो शुरू हुआ होगा। किसी को कहना है कि सलमान खान की बॉडी बहुत अच्छी थी तो मेरी भी बन जाए, भाई बनानी पड़ेगी ना। राइट। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को लगता है असीम जुनेजा रातों रात एक स्टार बन गया है। रातों रात तो स्टार तो बना ही नहीं हूँ। तो कितने सालों की ये मेहनत है और हर दिन आपने कितना टाइम लगाया है, तो आप YouTube में फाइनेंशियल मार्केट को लेकर आज एक वॉइस हैं आप, क्योंकि आप बहुत सारे चैनल्स देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया हर दूसरा इन्फ्लुएंसर पैसे डबल करवा रहा है, आप पैसे बचाने के बारे में बात कर रहे हो, तो लोगों को लगता है ये तो बहुत ईजी है, या किसी को स्टिंग ऑपरेशन करना है, किसी का एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्ट बनानी है आपको। तो कितना टाइम लगा आपको, कितने साल लगे, और हर दिन आपने कितना समय दिया, फैमिली और वर्क लाइफ कैसे बैलेंस किया आपने? सी ऑनेस्टली फैमिली सैक्रिफाइस तो है। टाइम तो बहुत कम दे पाता हूँ मैं फैमिली को। संडे मैंने जैसे कहा इज द ओनली डे, इसके अलावा मतलब मैं एक तरह से कहूँ तो, जो कि एक आइडियल डेफिनेशन नहीं है, बट स्टिल जिस हिसाब से अगर मैं आज बैठा हूँ, तो अगर पिछले 10 साल में मैं कहूँ तो हर साल में 52 संडे होते हैं, तो पिछले 10 साल में मैं 500 सवा 500 दिन ही रहा हूँ फैमिली के साथ। बाकी के 4,500 दिन तो मैं फैमिली के साथ रहा ही नहीं हूँ। तो दैट इज द सॉर्ट ऑफ डार्क रियलिटी ऑफ इट। बट कितने घंटे काम या कब से, मैं 2006 से काम कर रहा हूँ, तो इट्स बीन गुड लाइक 20 ईयर्स। 4 सितंबर 2006 से मैंने शुरू किया था इन्फोसिस में अपना जॉब, तो अभी 20 साल हो जाएंगे 6 महीने में, 3-4 महीने में। सी ऑर्गेनिकली रही है जर्नी। अगर मैं यूट्यूब की जर्नी की बात करूं तो शुरू में 3 साल तो मैं चेंबूर के एक 1 BHK में रहता था, और दिन के 15-16 घंटे का था, 3 वीडियो शूट करने थे, 2-3 पॉडकास्ट ऑडियो के स्पॉटिफाई के लिए, और कम से कम 7 से 8 आर्टिकल लिखता था रोज। सुबह उठना, ये इससे थोड़ा सा बड़ा कमरा होगा बेडरूम, एंड उसी में साइड में टेबल लगा हुआ है, चेयर लगा हुआ है। सुबह उठा हूँ, फ्रेशन अप होके वहीं बैठ गया हूँ, खाना भी वहीं आ रहा है, लंच भी वहीं आ रहा है, बीवी जॉब करने जा रही है, मैं घर पे बैठा हूँ। शुरू में तो कमाई भी नहीं थी 1 साल तो, एंड देन इवेंचुअली वहीं से उठ के वापस बेड पे जाके सो जाओ। और ये 3-4 साल किया है मेरे को ना। मैं पता नहीं 1-2 बार पहले भी बोल चुका हूँ, बट मैं कहीं जब बाहर जाता था इन दिनों में, कोई मूवी देखने जाना है या खाना खाने जाना है, मेरे को बड़ा गिल्ट फील होता था, लगता था मैं चीटिंग कर रहा हूँ। आई एम चीटिंग ऑन माय वर्क, पैसे नहीं बना रहे, आई एम चीटिंग ऑन माय वर्क। नो, इट्स नॉट अबाउट मनी। पैसा मुझे पता था कि आ जाएगा इसमें, राइट। क्योंकि वही है ना, पढ़ाई लिखाई तो करके आया हूँ, तो मुझे पता है कि मार्केट में डिफरेंशिएशन तो क्रिएट कर ली है, स्केल क्रिएट करना है, वॉइस क्रिएट करनी है, कि इवेंचुअली ये चीज वर्क करेगी, तब वर्क करेगी जब पता होगा कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम आई हैड द कन्विक्शन। घर वाले भी पूछते, बेटा पैसा आएगा ना इसमें? हाँ जी, मैं कहा आएगा मम्मी, आएगा। ये सवाल मैंने पूछा आपसे। 6 महीने आप रुक जाओ, हाँ, बिकॉज शुरू में उस टाइम पे तो यूट्यूब इतना पैसा नहीं देता था, और व्यूज भी नहीं होते। 2016 में कितने को व्यूज आते हैं, राइट, किसी को पता भी नहीं। राइट। और तो असीम जी, आपने इतने सारे लोगों को एक्सपोज किया, कभी लीगल थ्रेट्स आए, कभी बड़े बड़े ब्रोकर किसी ने आपको बोला ये वीडियो हटाओ नहीं तो आपको देख लेंगे? अरे अभी परसों ही आया एक तो, काउंट नहीं है मेरे पास। तो इसको हैंडल कैसे करते हैं? मेरा सेकंड 2017 में मैं पहला आया था, राइट। ब्रोकर का नाम नहीं लूंगा, ब्रोकर का नाम जरूरी नहीं है, हाँ, तो नाम नहीं लूंगा मैं। और इन्फ्लुएंसर्स के अभी 1-1.5 महीने पहले आया था, एक दुबई का इन्फ्लुएंसर है, सो कॉल्ड रिच इन्फ्लुएंसर, राइट। ऐसे लीगल नोटिस एक थ्रेट चुप करवाने के लिए किए जाते हैं कि जो तुम बोल रहे हो वो चुप कर जाओ, राइट। मैं कह रहा हूँ कि भाई चुप करवाना है तो फिर लीगल करो ना, कोर्ट में लेके जाओ, सिर्फ नोटिस भेज के क्या होगा। तो भगवान की दया रही है कि आज तक कोर्ट का कुछ कचहरी का मामला नहीं हुआ, क्योंकि लीगल नोटिस सिर्फ थ्रेट की तरह ही यूज किए गए थे, क्योंकि हमें पता था फॉर दी ऑनसेट, नॉट एट दी ऑनसेट बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अभी जो लीगल थ्रेट आता है उसका अच्छे से उसको रोल करके हम डस्टबिन में फेंकते हैं। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था, देखिए बहुत सारे लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो उन्हें आपके चैलेंजेस भी पता होना चाहिए और उन चैलेंजेस को हैंडल कैसे करना है। इसलिए मेरा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि मैं असीम जुनेजा बनना चाहता हूँ, अब मैं बन गया, पर असीम जुनेजा के जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, किसी को एक्सपोज कर रहा हूँ, या इन्वेस्टर को अवेयर भी कर रहे हैं। जैसे कि आज अगर आप साइबर फ्रॉड पे वीडियो बनाए तो सबसे पहले सारे साइबर फ्रॉडस्टर्स है ना
आपको चाहते हैं कि आपको फ्रॉड में पकड़ लें और आपको कुछ ना कुछ आपके साथ डिसीव कर लें आपको। तो मेरा सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट था कि आपको थ्रेट्स आते रहे हैं, लीगल नोटिस आते रहे हैं, उसमें आपने काम कैसे नहीं खोया? क्योंकि एक जो कॉमन मैन है उसके पास एक लीगल नोटिस आ जाता है तो उसकी नींद उड़ जाती है। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो जो भी, अगर आप ये सब करना चाहते हो, देखो बहुत डिस्टर्बिंग स्पेस है ये, बहुत डार्क स्पेस है ये, तो शायद इसलिए मैं सीरियस भी रहता हूँ वीडियोस में। तो एनर्जी जो आती है ना, अगर मैं देख रहा हूँ कि इस बंदे के कारण ये बंदा सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, उसका 80 लाख रुपए का लॉस करवा दिया है, और वो कह रहा है कि सर दिस इज व्हाट इट इज, मैं जा रहा हूँ। अब उसके साथ काउंसलिंग करना, उसको वापस लेके आना, माइंडसेट ठीक करना, अब ये नहीं है कि हम कुछ सेवा कर रहे हैं, बट पॉइंट इज के उसकी एनर्जी मेरे पास आ गई। अब उस एनर्जी को लेके मैं उस इन्फ्लुएंसर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। राइट। अब इस माइंडसेट को कैरी करना इनटू 200 टाइम्स ऑन ए डे टू डे बेसिस रेगुलरली, और अब तो टीम भी है, तो टीम भी केसेस लेके आती है कि आज ये हुआ एंड ऑल दैट। इवेंचुअली अगर आप ये सब कैरी कर सकते हो तभी आओ, क्योंकि ये बोझ बन सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। Right. हमारे लिए ये एक काम बन चुका है डे टू डे लेवल पे। तो अगर इफ यू हैव, जिगरा रखना पड़ेगा, मेहनत रख, उस हिसाब की मेहनत नहीं है, इस हिसाब की मेंटल मेहनत लगेगी। तो जिम जाते हैं अपनी मांसपेशियों को फिक्स करने के लिए, यहाँ पे आपको अपने दिमाग के या ब्रेन के मांसपेशियों को फिक्स करके रखना पड़ेगा कि काम नहीं खोना है। राइट। अगर आपकी रिसर्च सही है, अगर आप मैथमेटिकली चल रहे हो, इमोशनली बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो, तो उस केस में ऑब्जेक्टिवली आप जो बोलना चाहो, जो फाइलिंग करना चाहो, बिंदास कर सकते हो। उधर से कोई भी रिएक्शन आएगा ही आएगा। Right. नहीं आएगा तो हैरानी होनी चाहिए। राइट। अगर आया रिएक्शन और आपका रिसर्च सही था, बिल्कुल मत घबराओ, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। उस नोटिस के बाद कुछ नहीं आने वाला। मतलब कोई आपको दबा नहीं पाएगा अगर आप ठीक है। मतलब मेल आ सकता है, जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा लेकिन आते रहते हैं। लेकिन बस वो देखो यार, तो कभी घर वाले नहीं डरते हैं आपके? डरना किसको चाहिए? राइट। जिसने गलत किया, हम तो सिर्फ आवाज है, हमारे साथ तो गलत हुआ भी नहीं है। घर वाले भी इतने डेयरिंग घर वालों को या बताते ही नहीं है? घर वालों को बताते, मतलब उतना इंफॉर्मेशन नहीं होता जितना को बस कैजुअली कुछ खाते खाते बता दिया ऐसा हुआ है आज। अच्छा। तो बस वैसा। अच्छा। बट उनको बताने का टोन भी थोड़ा सा कैजुअली होता है। शुरू में देखो यार, 1 2 3 पहली बार आए थे तो मैं ये नहीं कहूंगा मैं डरा नहीं था, मैं डरा था शुरू में। पहला लीगल नोटिस में जो 2017 का कह रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं था कि ये क्या होता है। आई कुड नॉट इवन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो लीगल उस पर ही था सारा कुछ, और पूरे स्टैंप लग रखे हैं, और पता नहीं कौन से कोर्ट का वकील साहब थे। तो शुरू में तो डर लगा था। आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे। बट ऐसा नहीं है कि इन्हीं लोगों ने बार बार भेज के ही इजी कर दिया, आपको मजबूत कर दिया है। हाँ। तो मतलब आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को डरना नहीं है, ये जो नोटिस भेज रहे हैं वो खुद डरे हुए हैं। खुद डरे हुए हैं, चुप कराना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पोल अगर खुल गई, इसके बाद अगर कुछ हमने कर दिया, राइट, वो चाहते हैं कि हम अगला स्टेप ना करें। राइट। अच्छा, जो स्टेप हो चुका है वो तो हो चुका है, अगला ना करें। वीडियो बनाने से उनको कोई खतरा नहीं है, थोड़ा सा क्लाइंट का नुकसान होएगा बस। राइट। बट जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, जो एग्जिस्टिंग पैसा कमा चुके हैं, इल गोटन गेन आपकी भाषा में कहते हैं, सेबी का ऑर्डर ना आ जाए, राइट, तो डिसगॉर्जमेंट ना करना पड़े। एक बार ऐसा हुआ था कि हमने एक वीडियो बनाया और हमने उसकी कंप्लेंट कर दी थी सेबी में ऑलरेडी, और सेबी का रिप्लाई आ गया। तो सेबी के रिप्लाई के ऊपर वीडियो बना दिया हमने कि सेबी का रिप्लाई आ गया है, अब सेबी हमसे 4 कागज पूछ रहा है। राइट। तो हमें व्हाट्सएप पे कोराने लग गए, राइट, कि कुछ हो सकता है कुछ कर लेते हैं डिस्कशन, कुछ कर लेते हैं डिस्कशन। वो फिर आपने कौन से बैंक में जमा किया? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जो आप कर रहे हो उसको लिखित में दे दो आप, क्या आप आगे से नहीं करोगे, राइट, और यहीं पे रुक जाता हूँ, मेरी आपकी दुश्मनी थोड़ी है कुछ, राइट, आप रिटर्न में दे दो, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप रिकॉर्ड कर लो नॉर्मल कॉल पे कि मैं इसके खिलाफ है, इसके आगे एक्शन नहीं लूंगा अगर आप यहीं पे रुक जाते हैं। राइट, जो आपके खिलाफ हमने इन्वेस्टिगेशन किया, जो बनाया है, अगर आप उसके बाद कुछ नहीं करते, आप आगे से नहीं कर रहे हो, फेयर इनफ, फेयर इनफ, पर्सनल इनवॉल्वमेंट विद यू, वी वांट इट टू नॉट हार्म अदर पीपल आगे चल के। एक प्रोवर्ब है, एवरी सेंट हैज पास्ट, एवरी सिनर हैज फ्यूचर। तो ठीक है, जब आपने कर दिया और उन्होंने सुधार कर लिया, तो अगर सुधार कर लिया, जैसे 2-3 केसेस में प्रॉपर सुधार हुआ है, स्टॉप एंड दे डिड नॉट डू एनीथिंग, फेयर इनफ, तो आज तक उनका वीडियो भी नहीं आया है, फेयर इनफ। लेकिन हैं 1-2 महान लोग जिन्होंने नहीं टले, जो बाज नहीं वो आते, तो कुछ और ही कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे तो कुछ और तो हमें नहीं चाहिए ना। अगर हमें यही करना है
तो फिर तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है, राइट वी राइट कैन डू व्हाटएवर। Right. आज मैं ताक पे बोल सकता हूँ कि एक बंदा दिखा दो जिसने आज तक किया और हमने कहा हो कि हाँ लिए हैं पैसे, राइट सामने कह सकते हैं। तो ये चीजें ऑब्वियसली अगर हमें पता है ना कि हमें लॉन्ग टर्म गेन में, हम हल्के थोड़ी हैं। वही चीज है ना कि पैसा पैसा पैसा, ये सोच अगर हमारी नहीं है तो तभी तो एडवाइस दे रहे हैं कि तुम भी मत सोचो ऐसा। ठीक है। डाटा बोलता है, हाँ। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ। डेटा बोलता है एफएनडो में 90% से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर पैसा गंवाता है। तो एफएनडो को बैन क्यों नहीं करना चाहिए, और क्या ये इतना सिंपल नहीं है? दो चीजें हैं इसके, टू लेयर्ड आंसर। पहला, आप कोई भी रिस्की प्रोफेशन पिक कर लीजिए, आप अपनी मर्जी। आपका तो प्रोफेशन रिस्की है, बट उतना रिस्की भी नहीं है कि 10 में से 9 लॉयर नहीं बनते होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। बट फिर भी कोई भी आप रिस्की प्रोफेशन पिक कर लीजिए, तो वहां पे सक्सेस रेट इज इन सिंगल डिजिट मोस्टली। अगर आपको कुछ और रेगुलरली, अब क्रिकेटर बनना है तो एक मैच खेल लिया तो मैं क्रिकेटर थोड़ी बन गया, बनने को कागजों पे बन गया, पर एक्चुअल क्रिकेटर, सक्सेसफुल क्रिकेटर, IAS IPS या कुछ भी, एक अच्छा किसी भी लेवल पे प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक्टर, अगर मैं कंसिस्टेंटली वो चीज कर पाता हूं ओवर ए पीरियड टाइम टिल आई रिटायर फ्रॉम दैट करियर, इवेंचुअली उसको कहेंगे हम सक्सेसफुल इन दैट डायरेक्शन। नहीं, मैं टोकना चाहूंगा, ये बोलने के लिए तो अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग IAS में बैठते हैं, इतने सारे लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। पर दोनों चीजों में फर्क समझिए। यहाँ तो पहले से पता है 90 से 95% ट्रेडर पैसा गंवाएगा। ये तो 10 साल का 20 साल का डेटा है, ठीक है। IAS में अगर आप IAS नहीं बन पाते तो क्लर्क बन जाते हैं, अच्छे इंसान बन जाते हैं, कुछ काम करने लगते हैं। ये बहुत सारे मैंने लोगों को सुना है, इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि नहीं फिर ऐसे तो IAS का UPSC भी बंद कर देना चाहिए, क्रिकेट का भी सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लाखों में एक तेंदुलकर बनता है, बराबर है। लेकिन वो कुछ तो कर जाते हैं, फिजिकली अच्छे होते हैं, मेंटली अच्छे होते हैं, ठीक है, कुछ और जॉब करने लगते हैं। एफएनडो में तो पता है 90% लोगों का, 95% लोगों का पैसा जाना है। तो ये कौन सा लॉजिक है बॉस? कि अगर आप IAS IPS की बात कर रहे हैं, अगर मैं उसमें भी सिर्फ इसलिए तैयारी करने आया हूं कि लोग मुझे सैल्यूट मारेंगे आगे चल के और कल को मैं कोई अलग तरीके से ज्यादा पैसा कमा सकता हूं, अगर उस सोच से आएंगे तो इवेंचुअली आपका भी करियर उसी तरह से होने वाला है जिस तरह से एक एफएनडो ट्रेडर सोचता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं। तो वहां पे भी नहीं है। अगर मैं क्लर्क बन जाऊं तो मैं भी करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज ही कर रहा हूं। क्रिकेटर अगर मैं फेल्ड होता हूं तो मैं मेंटली फिजिकली तो शायद स्ट्रांग हो जाऊंगा, बट इवेंचुअली पैसा नहीं कमा पाऊंगा। इट्स एज सेम एज एन एफएनडो हु इज नॉट एफएनडो ट्रेडर जो पैसा नहीं बना रहा है। एफएनडो में जो दो तरह के लोग पैसा गंवाते हैं, एक वो जो सिर्फ पैसा कमाने आया था, एक वो जो ट्राई कर रहा था लेकिन बना नहीं पाया। ये दो लोग पैसा नहीं बना पा रहे। इस 90% में से भी मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगेन 90% वो लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमाने ही आए थे। 10-20% ही होंगे जो कि सच में स्ट्रगल करके कुछ करना चाह रहे थे बट वो कर नहीं पाए। उनका रिस्क मैनेजमेंट, उनका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अलग लेवल पे हो जाता है। अगर वो 2-3 साल में पैसा ना भी बना पाए, बट उनके करियर के जो भी या लाइफ के चैलेंजेस जो भी आते हैं वो भी अपने आप को इंप्रूव कर लेते हैं। बट इवेंचुअली हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं और करियर की बात कर रहे हैं। दोनों लेवल पे करियर्स बहुत इन सेंस, अगर मैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, ना तो एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के स्टूडेंट्स को IAS IPS शुरू से बनना सिखाया जाता है, ना ही ट्रेडर बनना सिखाया जाता है। दोनों जीरो से ही शुरू करते हैं और एक इवेंचुअली चॉइस बनती है दोनों लेवल की मुझे करना है। उन दोनों को अपना स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोई तैयारी करेगा या कोई चंडीगढ़ या दिल्ली आके टाइम पास करके घर वालों का पैसा लुटा के वापस चला जाएगा। सेम गोज विद दिस। मेरी नजर में ये दोनों करियर्स स्टार्ट करते हैं आपकी सोच क्या है और सोच के बाद आप उसको बिल्ड कैसे करते हो। और आपका जो 90% का स्टैट है, इट्स इजी नंबर टू थ्रो एट समबडीज फेस, राइट। बट एट द सेम टाइम ये हर करियर डायरेक्शन में एज इट इज रेप्लिकेट होता है। नहीं तो सरकार जो रेस्ट्रिक्ट करना चाह रही है एफएनडो ट्रेडिंग को, मार्जिन्स बढ़ाना चाह रही है, अब क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, हो सकता है आगे चल के सर्टिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया लाए, ये ठीक है? फिर सरकार का पर्सपेक्टिव शायद एक एंगल से ये हो सकता है जो क्योंकि जो एफएनडो में आ रहा है वो इन्वेस्टर तो नहीं है ना, कि एफएनडो का लॉस हो रहा है ट्रेडर्स का। लेकिन सरकार का एक एंगल और भी है कि इस नासमझी का जो एफएनडो ट्रेडर जो सिर्फ अमीर बनने की सोच के साथ आया और लोन उठा के या कमाई किसी का पैसा उठा के गवा रहा है, दैट इज रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इस नासमझी के कारण बाहर की जो एल्गो ट्रेडिंग कंपनियां हैं या बाहर के US की कंपनियां, जैसे हम बात करते हैं, नाम नहीं लेना तो मैं नहीं ले रहा हूँ, बट बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया में बैठ के पैसा, इंडिया का पैसा ऐसे लेके जा रही हैं। नहीं, जेन स्ट्रीट बहुत सारा पैसा लेके गया है, वही तो बात है ना। तो वो रिटेल इन्वेस्टर का ही तो पैसा है। एग्जैक्टली। तो क्या
उसको बैन नहीं करना चाहिए। जेन स्ट्रीट का तो ये चीज तो समझ नहीं आती है। जब जेन स्ट्रीट ने 40,000 करोड़ का उसका एक कंसर्न सामने आया था, तो सेबी ने सिर्फ 4,500 करोड़ रुपए की सेटलमेंट देके उसको वापस मार्केट में आने दिया। वो एक अलग प्रॉब्लम है टैकल करने के लिए, बट वो एक एंगल है शायद जिसकी वजह से सरकार एफ&ओ को थोड़ा सा कर्व करना चाहती है कि भैया तेरे को पता नहीं है, लेकिन तेरे चक्कर में। नहीं, मेरा सवाल है असीम जी कि एफ&ओ में आप ये कहते हो कि सारे लोग हेज कर रहे हैं, हेजिंग के लिए टूल यूज हो रहा है, पर इतनी तो हेजिंग भी नहीं हो रही है जितना ट्रेडिंग हो रहा है एफ&ओ में। तो आप हमें चलिए एफ&ओ को चालू लगते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी पोजीशन होती है कैश में, ठीक है, जिसको वो फ्यूचर या ऑप्शन से हेज कर रहे हैं। करेक्ट। उसके अलावा तो एफ&ओ में सट्टा है सारा, ठीक है। चलिए मैं मान लेता हूँ हेजिंग के लिए उस प्रोडक्ट को रखना है क्योंकि एफआईज हैं, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जिनको अपनी पोजीशन को हेज करना है, जिनको एग्जिट भी चाहिए है। वो कैश मार्केट में एग्जिट सेम डे नहीं मिलेगा, आई अंडरस्टैंड दैट, बट कितना हेज कर रहे हैं? उसके अलावा तो सट्टा ही है, उसको क्या रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए? ट्रेडिंग को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि इससे ज्यादा आप ट्रेड एक दिन में नहीं कर सकते हो। ये बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए क्योंकि हमारी एफएम ने भी यूज कर लिया था। इसे स्पेकुलेटिव प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, और ये डे 1 से पता है। और स्टॉक्स में भी इंट्राडे और स्कैल्पिंग में स्पेकुलेशन होती है क्योंकि मार्केट कहाँ जाएगा तो इंट्राडे में भी नहीं पता, फिर तो स्टॉक्स को भी बंद कर देना चाहिए। सट्टा तो इंट्राडे में भी है, अगर पेनी स्टॉक्स की बात करें या एकदम से बड़ा मूव आ जाता है। नहीं, मैं उसी पे आने वाला था। तो आगे उसी पे आने वाला था। सट्टा कह देना अगेन, लाइक एफ&ओ ट्रेडर का 90% का लॉस इज एन इजी लाइन टू से। सट्टा वर्ड इज आल्सो एन इजी वर्ड टू से, बट इट्स ए स्पेकुलेटिव प्रोडक्ट। अगर आपने इसको हेजिंग के लिए बनाया है, जो कि है भी, इनिशियल थॉट तो यही था, तो आप इसको सिर्फ हेजिंग टूल ही बनाओ। आपने इसको ओपन क्यों छोड़ा हुआ है? मार्केट में आपको लिक्विडिटी भी चाहिए। अगर लिक्विडिटी नहीं होगी, अगर आप एफ&ओ को ऑप्शन बाइंग को एज इट इज या जिस तरह से भी ये चल रहा है प्रोडक्ट, इंडिया की मार्केट आज की तारीख में अट्रैक्टिव क्यों है? क्यों इतने इन्वेस्टर्स आते हैं या क्यों बाहर का पैसा इधर आता है? बिकॉज देयर इज लिक्विडिटी। कोई भी बड़ी वॉल्यूम के साथ बाइंग और सेलिंग इस मार्केट में कर सकता है, और ये हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के पीछे का जो अंडरलाइंग रीजन है इस एफ&ओ। तो लिक्विडिटी के नाम पे रिटेल इन्वेस्टर आप या तो अपनी मार्केट लूज करता रहे, आप या तो अपनी मार्केट को रीडिजाइन करो अगर आप इन्वेस्टर की पर्सपेक्टिव से सोचना चाहते हैं, राइट। लेकिन आप सिर्फ इन्वेस्टर को प्रेस करते रहो कि मता मता मता, तेरे तू सट्टा है, ये कर, तेरे सोसाइटी में खराब है। यू कीप ऑन सेइंग एंड यू डिमोनाइज द पर्सन हु इज ट्रेडिंग इन दैट प्रोडक्ट। वो चीज तो जायज नहीं है ना। आपको अगर लगता है कि आपने हेजिंग टूल बनाया था और आपको लगता है कि लिक्विडिटी आप मेंटेन कर पाएंगे किसी और तरीके से भी, तो आप अपनी मार्केट को रीडिजाइन कर लीजिए। वो करना अलग चीज है। एफ&ओ से या बाकी के इन बाहर के इन्वेस्टर भी लेके आना है, और ये सारे मार्केट्स में जितने भी तरह के इन्वेस्टर्स है सबसे टैक्स भी कमाना है, एसटीटी भी बढ़ाना है। तो सरकार जो एसटीटी से पैसा कमा रही है या किसी भी तरीके से पैसा कमाती है, उस एंगल से देखें तो रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन जब कॉस्ट की बात आती है, रिस्ट्रक्चरिंग की बात आती है, रीडिजाइनिंग की बात आती है, देन उसी तिजोरी से पैसा निकलना मुश्किल हो जाता है। बातें करनी बड़ी आसान है, काम करना मुश्किल होता है। तो बातें कर लेते हैं कि भाई इन्वेस्टर को ऐसे कर देते हैं, एग्जाम ले आते हैं, वो ले आते हैं, लेकिन सरकार इन्वेस्टर एजुकेशन पे क्या कर रही है? मैं बोलने को तो आईपीएफ पे इतना कुछ बोल सकता हूँ, वहां पे जाके अवेयरनेस क्या कर रही है? अगर आपको लॉसेस रोकने हैं तो आपको पता है कि भैया मैंने इसको पढ़ाया ही नहीं है, तो मैं टेस्ट किस चीज का लूं? मैं मान के चल रहा हूं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में इसको तैयार करके भेज रहा है, आएगा, तैयारी करेगा, टेस्ट दे देगा। अरे आपके एनआईएसएम सर्टिफिकेशन 10 दिन में तैयारी करके वही पुराने पेपर आते हैं, कोई भी तैयार करके निकाल देगा। कितनी की मुश्किल है? क्या ही फायदा है उसका सर्टिफिकेशन का? वो खुश करने का तरीका है और कुछ नहीं। और जब पता है आगे चल के 1 ईयर 2 ईयर डाउन द लाइन जब पेपर सारे कमोडिटाइज हो जाएंगे, पता लग ही जाएगा, ये सवाल पूछते हैं, ये कर जाओ, किसी ने क्या तैयारी करनी है, किसका रिस्क मैनेजमेंट है, कोई सेटअप, कोई स्ट्रेटेजी, किसी के पास कुछ नहीं है। सिर्फ वो 10 सवालों के जवाब के बेस पे आप कह रहे हो कि भैया तू कर ले। हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां आज बैठे हैं। तो यू हैव टू थिंक इट थ्रू, यू हैव टू थिंक द होल एज अ प्रॉब्लम। तुम्हें बीमारी ठीक करनी है या घाव ठीक करना है? वो घाव तो फिर आ जाएगा नहीं अंदर से। अंदर से शरीर में तो कैंसर पड़ा हुआ है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कैंसर है, बट आई एम गिविंग यू अ वेरी पैरेलल सॉर्ट ऑफ अ मेटाफोर फॉर दैट मैटर। थोड़ा फ्लो ज्यादा हो गया। राइट। अच्छा, आप फेक पीएनएल टेलीग्राम स्कैम पे काफी बोलते रहते हैं, आपको क्या लगता है सेबी जो अब फेक इन्फ्लुएंसर पे जो एक्शन ले रहा है वो काफी है या देर हो चुकी है? अब वो आगे के दौर में निकल गए हैं, वो और एडवांस हो गए हैं। जो चीज 5 साल या 10 साल पहले लेनी चाहिए, हमने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जिनको सेबी 5 या 10 साल बाद पकड़ता है। हाँ। तो देर हो जाती है। तो आपका इस पे क्या कहना है कि सेबी काम देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, यहाँ पे तो हर रोज देर होती है।
मैं बता रहा हूँ कि 2020-21 में जब हमने पहली बार मेल किया था सेबी को किसी केस को लेके, तब उनके ये बाप ऑफ चार्ट का केस था, नाम ले सकते हैं? राइट राइट। वो तो अभी तो आ चुका है ऑर्डर, तो उनका नाम ले सकते हैं। ऑर्डर पे है। तो 2020 एंड या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, उसका पहला रिप्लाई हमें कब आया होगा? आपको गेस करने क्यों कह रहा हूँ कि हमने मेल कर दिया अपनी तरफ से, उस मेल का रिप्लाई आने में सेबी से रिप्लाई डाउन द लाइन मुझे लगता है ऑर्डर निकला उसी मेल पे ही, उसी मेल के कारण ही ऑर्डर निकला, राइट। बट उस पहली मेल का रिप्लाई आने में कितना टाइम लगा? मेरे हिसाब से 7, 10, 15 डेज लगने चाहिए मेरे हिसाब से। और कितना टाइम लगना चाहिए? 1.5 साल। इमेजिन द पेशेंस वी हैड इन द सिस्टम कि हमने मेल कर दिया है, आएगा। उसके 2-3 रिमाइंडर भी किए हैं 3-3 महीने के गैप में, मैं भेजूंगा आपको स्क्रीनशॉट्स अगर चाहिए हो तो। 1.5 साल बाद रिप्लाई आता है, के बाद हमने अगले दिन रिप्लाई किया, के बाद कब रिप्लाई होगा? मतलब 6 महीने लगे, 3 से 4 महीने लगे चलो सेकंड रिप्लाई आने में, लेकिन जो वो सेकंड रिप्लाई था वो ऊपर से था थोड़ा, तो उस केस में फिर इवेंचुअली ऑर्डर भी निकला, वही स्क्रीनशॉट्स यूज किए, क्योंकि बहुत सारे मेल्स आते हैं हमारे पास, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब ये 1 करोड़ से आपने 100 करोड़ इसको बनने दिया, तो आपने इसको मौका दिया बड़ा फ्रॉड करने का। अब अगर आपने इसको पकड़ भी लिया अगर, तो थोड़ी सी देर ज्यादा हो गई। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। आपका सवाल जो था कि सेबी क्रैकडाउन काफी है कि नहीं है, या बहुत डिलेड है, मेरा सवाल ये है आपसे। आई थिंक टाइमली एक्शन हो रहा है, मेरा सवाल ये है। सेबी स्लो तो है, सुपर स्लो है। मैंने आपको एग्जाम, अभी टाइम नहीं लगता इतना, अभी 3-4-5 दिन में रिप्लाई आता है, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में अलग है सिचुएशन। इनफैक्ट कुछ चीजें हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ, बट द रिस्पॉन्स इज प्रीटी क्विक। बट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इन्वेस्टिगेशन भी बहुत डिटेल्ड होती है, थोड़ा सुओ मोटो भी होता है आजकल तो, राइट। बट जो वर्टिकल है या इन्वेस्टिगेशन का जो फोकस है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। मतलब डिपार्टमेंट्स हैं कंप्लायंसेस के एंड ऑल दैट, बट आई डोंट थिंक, और लोग भी हैं जो कि इन्वॉल्व रहते हैं, उनको मिले रहते हैं प्रोजेक्ट्स कुछ ना कुछ लोगों को सेबी के अंदर, बट द वे इसको एक मेन स्ट्रीम तरीके से नहीं देखा जाता है। इनको देखा जाता है कि बीच बीच में 1-2 साल बाद एक बड़ा ऑर्डर निकाल दो ताकि मार्केट में सब डर का माहौल बना रहे बस। नहीं, क्योंकि हमारे सीजीआई साहब ने एक लाइन बोली थी, अभी बहुत हाल में एक लाइन बोली थी, एक आपने बहुत फेमस लाइन सुनी होगी, जस्टिस डिले इट्स जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस आपको देर में मिल रहा है तो वो डिनाई हुआ। उन्होंने एक लाइन बोली है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिस्ट्रॉयड। जस्टिस ही खत्म हो जाता है। करेक्ट। तो अगर इतनी देर में क्रैकडाउन हो रहा है, पकड़ रहे हैं, तो जो अपनी गाड़ी कमाई लगा रहा है, आप क्या वापस करते हो? आप फीस ही तो वापस करवाते हो जो मैंने इन्फ्लुएंसर को दी है। लॉस का क्या होगा बॉस? आप कह रहे हो कि बहुत तेजी से काम हो रहा है, बट अगर आप 3 साल बाद या 6 साल बाद पकड़ रहे हो, नहीं, आप लास्ट बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे से काम हो रहा है, मैं मानता हूं अच्छे से काम हो रहा है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर 3 साल बाद आपने पकड़ लिया, मुझे 50,000 की फीस वापस दिलवा दी, पहली बात तो वापस कितना हो रही है वो सबको पता है, डिसगॉर्जमेंट का पेमेंट कितना हो रहा है वो आप फैक्ट देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर मुझे 3 साल के बाद मेरी सिर्फ 50,000 फीस वापस मिल रही है और उसने मेरे साथ 50 लाख का फ्रॉड कर दिया है, मैंने उसके चक्कर में कोई स्टॉक खरीद लिया, सर्कुलर ट्रेड्स आपको पता है, डब्बा ट्रेड्स, बहुत सारी चीजें अगर मैंने कर ली हैं, तो वो लॉस कौन भरेगा? उसकी तो इंडेमनिफिकेशन कुछ है ही नहीं। देखो, इसमें भी 2 चीजें हैं, हर चीज में ना काफी चीजों में 2 चीजें आ रही है। इसमें सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज के ऊपर भी ऑर्डर आते हैं, सेबी अनरेगुलेटेड एंटिटीज के ऊपर भी आते हैं। IARA का जो स्पेस है उसमें लॉस का जो एंगल है उसमें एक्सप्लोर होता है। अगर 50,000 की फीस ली, तो IARA का फीस कैप लग गया है 1,51,000 का, तो इसके ऊपर तो फीस लेने, तो पहले तो RA का अगर आप चेक करेंगे ना, तो 20-20 लाख रुपया, 25-25 लाख रुपया मंथली फीस लेते थे। नहीं तो गलत क्या है बॉस? आप दे रहे हो फीस, मैं ले रहा हूँ फीस। आप सर्विस दो ना फिर वैसे वाली। आप ये सर्विस क्यों बेचते हो कि आप 25 लाख दो, मैं आपको 50 लाख करवाता हूँ पहले महीने? नहीं, वो गलत है। तो बस बट सेबी कैसे डिसाइड करेगा कि एक RA एक क्लाइंट से 1,51,000 से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता है? आप रेस्ट्रिक्शन सब पे लगाइए ना फिर। नहीं, आप लगाइए ना। इस पे तो मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, दैट आई एग्री विद यू कि IA के ऊपर भी कैप नहीं होना चाहिए फ्रॉम दैट एंगल, बट उसका एक
कॉन्टेक्चुअलाइज्ड रीजन सेबी का पर्सपेक्टिव क्या हो पीएमएस सकता तो है। प्रॉफिट में शेयरिंग भी लेता है, वो वो अलाउड भी है। गलत है ना, लेकिन वो चीज तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना उसमें। हाँ। तो दैट्स अ डिफरेंट एंगल, बहुत सारे हैं इसमें। अब मैं 20 लाख को गलत क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंड्यूसमेंट बेस्ड ही 20 लाख बेचा गया। कोई नॉर्मल इंसान 20 लाख क्यों देगा किसी आईआरए, किसी को भी, आईआरए को तो जानता भी नहीं है कोई फॉर दैट एंगल, तो क्यों देगा? क्योंकि उसके ऊपर प्रॉमिस पड़ा हुआ है कि मैं रिटर्न करवा के दूंगा। नहीं, पर और किसी भी सेगमेंट में आप कहीं भी फीस की रेस्ट्रिक्शन नहीं पाओगे। अरे, आईएआरए को आप अब- प्रोफेशनल्स बोलते हो, अगर आईएआरए आप- को पहले आप सर- प्रोफेशनल मत बोलिए फिर। नहीं, अगर कोई लॉयर ये कह के फीस ले कि गारंटेड जिताऊंगा, वो गलत है। सेम गोज देयर, हाँ, लॉजिक वही है। पर लॉ में ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि उसने बोला गारंटेड जिताऊंगा। लॉ में तो आइए- रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1,51,000 से पूरी फैमिली से फीस ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो एक साल में। आप केस समझेंगे ना, किस तरह के केस आते रहे हैं राइट। कि कैश में फीस ले रहे हैं, 20-25 लाख रुपया ले रहे हैं, लोन लगवा रहे हैं। अब सी आई एम नॉट, मैं यहाँ पे दोनों साइड में कुछ ना कुछ एंगल है। आई डोंट हैव स्टैंस देयर बिकॉज मेरा कुछ है नहीं, स्किन नहीं है गेम में। बट दोनों चीजों में समझना पड़ेगा कि केस बहुत तरह के आते रहे हैं शायद सेबी के पास, जहां पे पैसे लेने के तरीके आरएज ने मेजरली हिस्टोरिकली स्पीकिंग, जो कि बिलो द बेल्ट टाइप्स पैसा लिया गया है। लिमिट लगाना भी जायज नहीं मानता हूं मैं, बट एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत खर्चा लगता है। क्लाइंट बीच में चला जाता है तो आरए को फीस वापस करनी पड़ती है। क्या वो अपने एम्प्लॉय की सैलरी रोक सकता है? क्या रेंट रोक सकता है? क्या सॉफ्टवेयर के खर्चे रोक सकता है? नहीं रोक मैं सकता। एग्री करता हूँ, मेरा कोई ठीक है। डिनाइल है ही नहीं। मैं कोई तो बात चाहता हूँ आईएआरए फ्लोरिश करे, बट एट द सेम टाइम लाइन विद इन द लाइन। आप अगर फीस की रेस्ट्रिक्शन लगाओगे, मैं एक सवाल पे आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं उस सवाल पे आपके पास। आप अगर चाह रहे हो कि मैं कुछ इस पे काउंटर लेके आऊं, मेरे पास काउंटर है ही नहीं। मैं एग्री कर रहा हूँ इससे। मैं आप आरए आईए यानी रिसर्च एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पे बहुत बोलते रहे हैं, ठीक है। मैं सेबी की, मैं बोलता हाँ आप बहुत बोलते हैं उनके ऊपर। खराब वाले ठीक है। 1100 आईए हैं और ऐसे ही आइए 1200 1000 से कम है। मैं आपको भी डेटा एक बताता हूँ, 900 बहुत अच्छा डेटा है। 200 कम करवा दिए होंगे। मैं आपको बताता हूँ। अभी पिछले हमारी महीने सेबी लाइसेंस की- कैंसिल हुए हैं 70-80 के। सी सर मेरा सवाल सुनिए, आपको मजा आएगा। एक मिनट। मैं सिर्फ सेबी की एक्स चेयरमैन ने एक लाइन बोल दूं बस मैं। आईए हो, आरए हो, इन्फ्लुएंसर हो, किसको कैसे घर चलाना है मैं कोई नहीं हूं बताने वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर आप रेगुलेशंस के लाइन को क्रॉस करते हो, चाहे आप कोई भी हो, आप लिस्टेड कंपनी भी हो, हमारा जो स्पेस है, हम इस चीज पे वोकल हैं, हम बोलेंगे। और हम अब तो एक्शनेबल हो गए हैं। जिस हिसाब से हम काउंसलिंग्स करते हैं, आर्बिट्रेशंस में इन्वॉल्व रहते हैं, नाउ वी नो कि वहां पे अंदर जाके किस तरह से रिटेल ट्रेडर को दबाया जा रहा था, किस तरह से उसको कंफ्यूज किया जा रहा था सेटलमेंट के नाम पे। तो उस स्पेस में भी आ गए हैं हम, जहां पे वी आर मेकिंग श्योर दैट बॉस तू इन्वेस्टर से नहीं, मुझसे बात कर, और जो तू बता रहा है वी नो अंडरलाइन तेरा रीजन क्या है। जब हमें ब्लैक एंड व्हाइट में पता है कि इस बंदे ने केवाईसी एग्रीमेंट, रिस्क प्रोफाइलिंग नाम की कोई चीज नहीं की है, और बंदे का 30 लाख रुपए का लॉस करवा दिया, कानून है ना। आपका इनिशियल जो क्वेश्चन था कि लॉस रिकवरी इन्फ्लुएंसर से 50,000 की फीस, तो अगर रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं की है और आपने अगर 2 लाख रुपए का भी लॉस करवा दिया है, तो सेबी का प्रावधान पीएफईटीपी के अंदर कहता है कि सर आपको पैसे वापस देने पड़ेंगे, सिंपल, चाहे लॉस है। इन्फ्लुएंसर के स्पेस में ये चीज जायज नहीं है, क्योंकि सेबी की तरफ से वो बंदा सेबी रेगुलेटेड नहीं है। सेबी का काम बनता भी नहीं है कि इन्फ्लुएंसर स्पेस में खुद पैर ज्यादा रखे। बस सिंस वो सेबी के रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके मिस सेल कर रहा था, राइट, इसलिए वो स्पेस में आ रहा है। पैसे दिए तो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटे बच्चे तो हो नहीं, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यार इन्वेस्टर को रखनी पड़ेगी। डेटा देता हूं भैया, फीस दिला दी है, हाँ। फीस भी 3-3 लाख की। अभी ये जो अब्दुल साठे साहब का ऑर्डर आया है, अब इसमें फीस देखिए 8-10 लाख रुपए की फीस है, कम थोड़ी होती है। नहीं, वो एजुकेशन है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट एडवाइस, अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी यूआईए नहीं चलाई है। खैर एक बात बताइए, कहने को तो पूछ लगा लेगी तो चाचा थोड़ी बन जाए। नहीं, सेबी की एक्स चेयरमैन ने 2023 में कहा कि हमारे पास 1 मिलियन यानी 10 लाख आईए होने चाहिए। नाम क्या था? ठीक है, उन्होंने 2023 में, आप चेक करेंगे 2023 में हमारा कौन एक्स सेबी चेयरमैन था, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें 10 लाख से ज्यादा हमें 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर चाहिए। अभी करंट सेबी के चेयरमैन साहब ने कहा है, सुनिए, 5 साल से ज्यादा
अभी हमारे जो करंट के सेबी के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने कहा है 5 साल में आईए की संख्या कम हो रही है। आपको पता है आईए की संख्या मैं आपको बताता हूँ 995 है, करीब 995 के लगभग है। अब डेटा क्या कहता है 5 साल का? 5 साल का डेटा देखिए, स्टॉक मार्केट करीब करीब 4-5 गुना हो गया है, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट भी ऐसे ही 4-5 गुना हो गए हैं। तो देखिए नंबर ऑफ अकाउंट्स, नंबर ऑफ इन्वेस्टर कितना बढ़ गए हैं। तो क्या लोग वास्तव में आईए बनना ही नहीं चाह रहे हैं जो काबिल लोग हैं, या सेबी को कुछ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है? क्योंकि 1000 हैं अभी, 1000 और कितने सालों में आपको पता है 2013 का 1000 रेगुलेशन क्या है? 1000 आईए हैं। आरए कितने होंगे? 1200 आईए 2000 के लगभग है। 2000 तो 3000 का स्पेस है। लेकिन मैं आईए की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पे बहुत जोर दिया जाता है क्योंकि वो कस्टमाइज, इंडिविजुअलाइज रिस्क प्रोफाइलिंग करके देता है। तो 13 साल में 1000 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, और जैसा कि बताया 10 लाख चाहिए 2023 में, और अभी उन्होंने कहा है 5 साल में कम हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? लोग बनना नहीं चाहते हैं या सेबी बनाना नहीं चाह रही है? ऑप्टिक्स जो बोला आपने, देखो इस केस में सेबी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर चुका है, बार बार बोल चुका है, बातें भी कर चुका है। ये जो 10 लाख का स्टेटमेंट है, या आई डोंट नो कितना का स्टेटमेंट है, वो ऑप्टिक्स है, वो एक प्रेस रिलीज है ताकि कल को खबर आ जाए और फोटो आ जाए और ये लिख दिया, हमने बोल दिया और हम तो पॉजिटिव हैं ऑल दैट। बट उसके आगे उनका अगला सवाल कोई पूछे ना, सवाल तो पूछता नहीं है यहाँ पे कोई कि भाई मैम प्लान क्या है आपका। तो आपने कभी मेल किया सेबी चेयरमैन को कि आपको इंटरव्यू करना है उनका? आपको भेज देता हूँ मैं। अच्छा। हमने तो यहाँ तक का मेल किया, क्योंकि आप इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं सीरियस फाइनेंशियल मार्केट में। नहीं, मैं अभी आई थिंक आई एम दी ओनली यूट्यूबर, छोटा बड़ा नहीं पता, जो सीरियस है। बाकी तो बाकी तो सब पैसे डबल करवा रहे हैं, बाकी तो सारे पैसे डबल करवा रहे हैं। तो आप सबसे बड़े यूट्यूबर इस सेंस में है बोल रहे हैं कि ओनली यूट्यूबर हैं। चलिए आपकी बात को मान लेते हैं, जो सीरियस सेबी के लॉज के पे बात कर रहा है, केस लॉ एनालिसिस कर रहा है, पॉलिसीज को पढ़ रहा है, रेगुलेशन को पढ़ रहा है, इन्वेस्टिगेशन, एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चला रहा है। तो आपने टाइम नहीं लिया ये सारे आप कठिन सवाल पूछने के लिए सेबी के चेयरमैन से? हमारे हर हफ्ते 10 दिन बाद ना एक नई मेल जाती है सेबी को। अच्छा। आपके वेबसाइट पे जो ये एड्रेस लिखा हुआ है इतना तक जाते हैं हम कि ये गलत लिखा हुआ है, आपकी जो रेगुलेशन में ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है इसको ठीक कर लीजिए। तो इंटीमेशंस आर डिफरेंट, वो एक रेगुलर डे टू डे लेवल की चीजें हैं। चलिए ठीक है, तो ये थोड़ा आईएआरए पे थोड़ा सा वापस आना चाहता हूँ। हाँ। कि उसका मेजर रीजन क्या है कि क्यों नहीं बढ़ रहे। देखो 2 रीजन है अगेन इस चीज के भी। पहला रीजन ये है कि ये सेबी की तरफ से है कंसर्न कि सेबी ने ना कंप्लायंस को इतना कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है, और बार बार ये भी स्पेशल डिसेबल्ड पर्सन जो कि जरूरी है, लेकिन यार वो तो किसी को पता ही नहीं है इंडिया में डिजिटल एक्सेसिबिलिटी का सर्कुलर किसी को पता ही नहीं है। मैंने तो सेबी को पूरा गॉड्स ग्रेस ये पॉइंट भी सेबी को 2 साल पहले हमने भेजा था। हाँ। पर डीमेट अकाउंट को लेके भेजा था। अच्छा। कि डीमेट अकाउंट में ये चीज कंसिस्टेंटली ब्रोकर नहीं कर रहे हैं। राइट। और हमारे पॉडकास्ट पे एक स्पेशली एबल्ड पर्सन आए थे हु हैड विजुअल कंसर्न्स, तो उनको उनके संदर्भ में हमने उनके कॉन्टेक्स्ट में भेजा था। तो कंप्लायंसेस को लेके ऑब्वियसली सेबी को थोड़ा सा ड्रिल डाउन करना चाहिए, क्योंकि आईएआरए भी कॉर्पोरेट लेवल पे भी बनता है और इंडिविजुअल लेवल पे भी बनता है। लेकिन उसमें अगर आप आंख बंद करके सब पे ये कह देंगे कि सबको करना है और डे 1 से करना है, वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। दूसरा, आईएआरए को जैसे कि बाकी लीगल प्रोफेशन या बाकी के प्रोफेशन होते हैं, सीए होते हैं, लॉयर्स होते हैं, मार्केटिंग अलाउड नहीं होती है। यू हैव टू कीप एन आर्म्स लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम मार्केटिंग। तो अब एड अप्रूव मिल जाता है, एड अप्रूव्ड हो जाता है। हाँ, बट अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो मेटा नहीं चलने देता है, वो अलग विषय है। नहीं, अब तो सिर्फ आईएआरए कर सकते हैं। मेटा मांगता है आप अपना सर्टिफिकेट नंबर दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको एड्स अलाउड है, ऐसा वो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जो एक तो सेबी की तरफ से कंसर्न है, कंप्लायंस का हो गया। दूसरा साइड ये है कि जो आईएआरए का स्पेस है वो मेजरली इन्फ्लुएंसर्स ने कैप्चर करके रखा हुआ है, और ये स्पेस का आंसर नहीं है सेबी के पास। सेबी चाहता है, वो चाहता बहुत कुछ है, लेकिन करने की बात जब आती है ना, एग्जीक्यूशन करने में उन्होंने सबको मार्केट से भगा दिया। ऑप्शन ट्रेडिंग खराब है, एफ&ओ गलत है, 90% ये वो सब बोल दिया। सब लोग क्रिप्टो फॉरेक्स में चले गए। क्रिप्टो फॉरेक्स जो इन्फ्लुएंसर यहाँ बैठे थे, उनकी तो मार्केट वैसे ही नहीं चलती थी, प्रॉफिटेबल तो थे नहीं वो, वहां चले गए। यहाँ पे वेरीफाइड मांगना शुरू कर दिया, वेरीफाइड दिखा नहीं सकते। वहां पे क्रिप्टो पे कौन पूछता है वेरीफाइड? दिखा भी देंगे तो नकली गाड़ी दिखा देंगे, और क्या है। सही बात। दुबई में रह के कौन किस खोपचे में रह रहा है और दिखा क्या रहा है किसी घर के सामने या गाड़ी के सामने। तो अब मार्केट वहां चली गई है, क्रिप्टो वहां पे चले, क्रिप्टो के ट्रेडर्स वहां पे चले गए हैं। तो फ्रॉम दैट एंगल कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि इन्फ्लुएंसर स्पेस
ले गया है क्रिप्टो में सबको। इंडियन मार्केट में इन्फ्लुएंसर बचे ही नहीं है जो कि सिर्फ इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं। और नहीं, डेटा की दिक्कत है ना, 3 महीने का डेटा पुराना यूज करना, 3 महीने से ज्यादा पुराना यूज करना है, किसी भी तरीके का कोई भी इंडिकेशन नहीं जाना चाहिए। तो क्या सेबी को एक एजुकेशन इन्फ्लुएंसर के लिए कोई सर्टिफिकेशन या कोई रजिस्ट्रेशन नहीं निकालना चाहिए? क्योंकि ये आईईआरए तो बन ही रहे हैं पिछले 12-13 साल से, आईईआरए वहीं पे हैं, 1000 और 2000। दुबई में है ऐसा कुछ, कागज, सरकारी कागज मिल जाता है और फिर वो सर्टिफाइड इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। राइट। इट्स नॉट अ बैड आइडिया, अगर, क्योंकि इट्स अ गुड थॉट। आई हैव नॉट इमेजिन्ड द डिटेल्स ऑफ इट। नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग एजुकेशन नहीं करना चाहते हैं, वो कॉल देने ही नहीं चाह रहे, लेकिन वो डेटा का जो ओवरलैप हो जाता है उनको डर लगता है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि सेबी को तो यार किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। सेबी का कागज मिल गया, अगर लाइसेंस मिल गया किसी को बिना एक्चुअल सर्टिफिकेशन के, तो आज नहीं तो कल वो किस टेलीग्राम चैनल में क्या टिप्स दे रहा है या क्या कुछ गलत कर रहा है, कोई गारंटी नहीं है। वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब मतलब आगे कोई फ्रॉड करेगा, आप लाइसेंस नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? मुझ पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यू नेवर नो हु दैट पर्सन इज, अंडरलाइंग लेवल पे क्या चल रहा है। तो अगर कोई सर्टिफिकेशन हो तो कुछ एक्सचेंज लेवल पे हो सकती है, एनआईएसएम लेवल पे हो सकती है, बट सेबी अप्रूव्ड इन्फ्लुएंसर नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। चलिए एक चीज बताइए, अब एआई आ गया है तो रिटेल ट्रेडर के लिए गेम लेवल हुआ है या कठिनाई हो जाएगी और ज्यादा? उस नया, देखो 2 तरीके हैं अगेन इसको देखने के। इन्फ्लुएंसर के लिए नया तरीका आ गया स्कैम करने का, और अगर जिसको पढ़ाई करनी है, समझ की करनी है, तो उसको एक तरीका मिल गया है कि अपने एजुकेशन को थोड़ा और इजी कर सकता है, अपनी जर्नी को और सिंपलीफाई कर सकता है। असीम जी, मेरा सवाल है, एआई ने बहुत कुछ बदल दिया है। अब एआई का यूज करके जो रिटेल इन्वेस्टर है जिसके पास 50,000 लाख रुपए हैं, उसका गेम लेवल हो जाएगा, वो कम्पिटिट कर पाएगा बड़े लोगों के साथ, या नहीं कुछ नहीं हो पाएगा उसका? एआई का कोई इसको फायदा नहीं है रिटेल इन्वेस्टर को। अब मैं टाइपराइटर से कंप्यूटर यूज करने लग जाऊंगा, तो मैं बेटर ट्रेडर तो नहीं बन पाऊंगा। तो कंप्यूटर के अंदर मैं अगर एआई यूज करने लग जाऊंगा तो मेरे प्रोफेशन में या मेरी लर्निंग कर्व में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे वैसे बोरिंग आंसर है, रियल आंसर है, मेरे को वैसे ही तैयारी करनी पड़ेगी। एआई का रिटेल इन्वेस्टर को कोई फायदा नहीं होगा। बेचने को लोग इसके नाम पे कुछ आपको बेच सकते हैं, चिपका सकते हैं, बट आपके डे टू डे लेवल पे अगर आपका जो भी आपको करना है, ट्रेडर, इन्वेस्टर, आईएआरए, जो भी आपको बनना है, उसमें आपकी सहूलियत के लिए अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड कैरिंग आउट व्हाटएवर यू वांट टू डू, तो रिटेल एल्गो भी आ रहा है। अब तो रिटेल एल्गो भी आ गया क्लाइंट के लिए, रिटेल क्लाइंट के लिए एल्गो है, एल्गो सॉफ्टवेयर मिलने लगेंगे, तो उससे भी फायदा नहीं होगा, आप कहना चाह रहे हैं क्या? सी, इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट में हाँ या ना आंसर नहीं है इसका। एल्गो ट्रेडिंग सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के लिए होता है। तो अगर मैं खुद एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर नहीं बनना चाहता हूं जो प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेडिंग करता है और मार्केट एनालिसिस करता है और उसके बेस पे एंट्री और एग्जिट निकालता है, अगर मुझे वो सब नहीं करना है और वो सारा मैथ मुझे एक एल्गो सिस्टम के अंदर कोड कर देना है पाइथन से, तो उसके अंदर एग्जिट और अपने पैसे डाल देना है, दैट इज एल्गो, एज सिंपल एज दैट। तो मैं ह्यूमन इंटरेक्शन या ह्यूमन इमोशंस के बेस पे खत्म हो जाऊंगा एल्गो। अब एल्गो आ जाने से मैं बेहतर ट्रेडर नहीं बन रहा हूं, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल है वो। अब खाना आप पिज्जा खा रहे हो या रोटी खा रहे हो, है तो आटा ही, बट इवेंचुअली आपको देखना है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में नहीं रहती है जब आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपको सिस्टमैटिक ट्रेडर बनना चाहिए। राइट, सिंपल। तो एआई आने से, एल्गो आ जाने से मेरे को एक ऑप्शन मिल गया है वो करने का, पर मैं बेटर नहीं हो गया हूँ वो करने। अच्छा, मेंटालिटी, माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है उसका। हाँ, उसके लिए तो मुझे पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। इतने सालों में आप ये ट्रेडर कम्युनिटी, 6 महीने, साल, मैं तो सिंपल जो देख रहा है कि भाई तुमने जो जिंदगी में किया है आज तक, ट्रेडिंग में अगर कुछ करना है, तुमने 6 महीना, साल, मैंने जीमेट की तैयारी की थी ना, मतलब एमबीए करने के लिए जब मैं बाहर गया था, तो 5 बजे मैं ऑफिस से आ जाता था वर्क फ्रॉम होम बोल के, और 5 से लेकर रात के 12 बजे तक 7 घंटे, 2011-12 की बात है ये, 7 घंटे मैंने सिर्फ 6 महीने 7 महीने किया होगा रेगुलरली। 12 बजे रोज एक टेस्ट देता था, अपने आप को चेक कर रहा था कि मैं इम्प्रूव हो रहा है। उसके बाद मैंने एग्जाम्स दिए, जीमेट का ठीक ठाक स्कोर आया, हो गया। इतना तो मेहनत किसी भी चीज में आपको करना पड़ेगा अगर आप स्टेटस क्वो से बाहर निकलना चाहते हो। तो जो भी ये लोग इंस्पायर होना चाह रहे हैं, इतना तो करके देखो, 6 महीना, साल लगातार पीछे पड़ जाओ, भूखे प्यासे पागलों की तरह, इतना पागलपन तो दिखाना पड़ेगा अगर सच में कुछ करना है किसी भी करियर के प्रोफेशन में। तो अगर ट्रेडिंग में भी कुछ करना है या कुछ भी करना है फ्रॉम दैट एंगल, तो यार अगर लालच अगर है तो लालच के पीछे फिर ये सारी मेहनत कर दोगे तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन सिर्फ लालच है अगर,
तो भाई तुम बहुत सारा पैसा किसी को देने के लिए आए हो और कुछ नहीं। तो इतने सालों से जो आप स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर, एक कम्युनिटी है, रिटेल इन्वेस्टर है, उसकी क्या 2-3 गलतियां हैं जो आप देखते हैं और हार्ट ब्रेकिंग होती है, आपको ऐसा लगता है यार ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, इनका ध्यान रखना चाहिए, तो आप क्या 2-3 गलतियों को बताना चाहेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर को अपना पैसा बचाने के लिए बहुत थंब रूल की तरह याद रखनी है हमेशा? 1-2 गलतियां ही हैं मेन, तो वो कर ली कंट्रोल अगर, तो फिर पैसा तो नहीं खोगे, कंफर्म्ड है। पहला तो मार्केट में किसी पे भी विश्वास नहीं करो, किसी पे भी, कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई से भी चेयरपर्सन पे भी विश्वास मत करो। यू डोंट ट्रस्ट एनीवन। तुमने विश्वास करना बंद कर दिया, तुम हर चीज को, हमारे देश का कल्चर क्या है ना कि हम बहुत ट्रस्टेबल सोसाइटी रहे हैं शुरू में, अभी शायद इतना ट्रस्ट फैक्टर नहीं रहा है हमारे इंडियंस में आपस में, थोड़ा पिछले कुछ 2-3 सालों से फर्क आ रहा है इन चीजों में, बट ओवर ए पीरियड ऑफ वी ट्रस्ट एंड वी ग्लोरीफाई कि जो हम देख रहे हैं, अरे इसका 1 मिलियन है तो कुछ ना कुछ तो होगा ये, या 10 मिलियन व्यूज आते हैं, अरे वो इतना बड़ा एक्टर है। दोज आर जस्ट पीपल सिटिंग इन द प्रोफेशन एंड डूइंग स्टफ, अपने हिसाब से कुछ मेहनत करके वहां पहुंचे होंगे, बट उनकी सक्सेस और आपका सक्सेस का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप क्या कर रहे हो। तो पहले तो ग्लोरिफिकेशन और ग्लैमराइजेशन बंद कर दो, आंख बंद करके, क्या मैं तो कहूँ आंख खोल के भी विश्वास मत करो, ये चीज बंद कर दोगे तो पैसा खोना खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो हम देखते हैं ना, कई लोग, जैसे कोई आता है कि सर पापा का 80 लाख का घर बेच दिया मैंने, या करोड़ रुपए का, 1.25 करोड़ का उन्होंने प्लॉट बेचा था अपना फैमिली बैक होम जो फैमिली टाउन में, वो पैसा मेरे अकाउंट में डाला, जॉइंट अकाउंट में, और मैं ट्रेडिंग में आया और शुरू में 2 लाख का लॉस हुआ, फिर मैंने कहा चलो रिकवर करते हैं, 2-3 लाख और डालते हैं, फिर 5 का 10 से 20 से पूरा का पूरा पैसा ब्लो हो चुका है, खत्म हो चुका है। मेरी एक छोटी बच्ची है, उसके कारण मैं बचा हुआ हूँ। इवेंचुअली लाइनें यही होती है मोर और लेस। तो पहला आपका पॉइंट है, टेक अवे है कि किसी पे मार्केट में भरोसा नहीं करना, किसी के भी ग्लैमराइज जो गाड़ियां दिखा रहे हैं, जो घर दिखा रहे हैं, ग्लैमराइज लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल। ये बोरिंग आंसर है, बट इससे बचना चाहिए। अप्लाई करके देखोगे ना, आज जो भी इस वीडियो के बाद कोई भी रील देखोगे ना, उस बंदे को देखो कि वो बात क्या कर रहा है, उसने बात में क्या बोली, उस वीडियो को डाउनलोड करके चैट जीपीटी पे डाल दो ट्रांसक्रिप्ट करके, और देखो कि इसकी बात में कोई सेंस था भी, इतना ही कर लो। इससे आइडिया हो जाएगा कि लॉजिकली सोचना, अगर खुद लॉजिकली सोचना नहीं आता, ये पता नहीं कि टेक्निकल सी बात कर गया कुछ, तो हर वीडियो को जिससे भी आप इन्फ्लुएंस होते हो, को सिंपल टूल होता है, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जाके डाउनलोड करो, उसी वीडियो को आप कहीं पे भी ट्रांसक्राइब कर सकते हो, उसके अंदर पीडीएफ फाइल आएगी, वो पीडीएफ को आप कोई भी एआई सॉफ्टवेयर में डाल दो और उसको सिंपल प्रॉम्प्ट डाल दो कि इज ही मेकिंग अ टेक्निकल सेंस, शुड आई ट्रस्ट ऑन हिम बिकॉज़ ओनली ऑन द टेक्निकलिटीज ऑफ इट। राइट। तो टेक अवे आपका, आप एक ही गलती बताइए कि इन्फ्लुएंस होने से बचना है। जो लोग दिखा रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, टीवी पे, स्टॉक्स को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके, एक रिटेल इन्वेस्टर को उससे बचना है, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, उससे इंड्यूस नहीं होना है मेजरली। ठीक है। दूसरी चीज, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। अगर मार्केट में छोटा लॉस हुआ है और तुम वही हो जो पहले थे, तुमने अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, तो वहीं रुक जाओ, क्योंकि वो लॉस के आगे 2-3 जीरो जब लग जाएंगी ना, वहां से वापस कभी भी नहीं आ पाओगे, जिंदगी में पीछे चले जाओगे। अभी तो सिर्फ पैसे में पीछे हुए थोड़ा सा, तो इमोशनल कंट्रोल खुद पे कर लिया, खुद इनर सेल्फ पे, लॉस के बाद, तो यू विल नॉट लूज मनी। इतना पैसा नहीं खोगे कि जिंदगी में कभी वापसी ना कर पाओ। तो आप किताबें पढ़ते हैं? थोड़ा बहुत। ऐसी कौन सी किताब है जो हर इन्वेस्टर को पढ़नी चाहिए? ओके, फ्रॉड फ्री। फ्रॉड फ्री तो पक्का पढ़नी चाहिए। चलिए, मेरा इसमें एक सवाल है। हाँ, यूट्यूब कर रहे थे आप, इतना इन्वेस्टिगेशन, स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, आपका मन नहीं भरा, आपने एक फ्रॉड फ्री किताब लिख दी। हाँ, कितनी कॉपीज बिकी हैं इसकी? उतनी नहीं कि मैं बहुत खुश हो जाऊं। पर खुश हूं, जितनी बिकी उस हिसाब से खुश हूं। तो आपको ये नहीं लगता है कि लोग आपकी किताब, क्योंकि आपकी किताब बहुत जबरदस्त है, मैंने पढ़ी है, उसमें फेक इन्फ्लुएंसर, फेक गुरु को कैसे पहचाने, मतलब एक लिटमस टेस्ट दे रखा है आपने, कैसे पहचाने और कैसे बचे। मतलब जिस आदमी ने ये किताब आपकी पढ़ ली तो उसके साथ फ्रॉड नहीं होगा। आप समझिएगा मेरी बात को, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अगर मैंने ये किताब पढ़ ली तो अब मुझे कोई नॉर्मली जो फ्रॉड चल रहे हैं मार्केट में, उस फ्रॉड से बच जाऊंगा, पहचान लूंगा, ठीक है? फिर भी ये किताब बिक नहीं रही है,
तो उतनी मतलब नहीं क्या है? बिक रही, हाँ, बिक रही उतनी है। नहीं बिक रही, अभी मैं उस पे ही आता हूँ। तो आपको लगता नहीं है कि कोई फ्रॉड से बचना ही नहीं चाहता, सबको एक महीने में पैसे डबल करवाने हैं? सी 5 स्टेज होते हैं। ये बुक के बियॉन्ड बता रहा हूं मैं, ये बुक में नहीं लिखा हुआ। 5 स्टेज होते हैं एक विक्टिम की लाइफ में जब वो स्कैम हो रहा होता है उसके साथ। नहीं, मेरा थोड़ा सवाल पे रहिएगा। मैं सवाल पे रहूंगा। मेरा सवाल है, एक सवाल पे मिनट, रहूंगा। थोड़ा ब्लंट सवाल है, समझिए। उसमें आपने एविडेंस दे रखी है, फोटो लगा रखी है, कैसे पहचाने कि ये फेक इन्फ्लुएंसर है? बराबर है। कैसे चेक करें सेबी की साइट पे, कैसे पेमेंट देना है, क्या क्या बता रहा है, कैसे कॉशियस रहना है? बहुत सारे आपने डू एंड डोंट्स बता रखे हैं। तो अगर वो आपने पढ़ लिए, क्योंकि मैं इन सब चीजों को देखता हूं, समझता हूं, तो आप समझ जाएंगे, आइडिया हो जाएगा कि ये तो फ्रॉड है। बराबर है। अगर इस बुक का फिर भी कोई, अगर इस बुक का नाम फिर है, भी उतनी कॉपीज नहीं बिकी हैं जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मेरा सवाल ये है, मुझे तो पैसे डबल चाहिए ना एक महीने में। मैं उन जो डबलर्स है ना, मैं उनको सुनना चाहता हूं, उनको फॉलो करना चाहता हूं। तो कोई चाहता ही नहीं है फ्रॉड से बचना। अच्छा आप ऐसे ही परेशान हो मैं रहे हैं। आपको एक बहुत मेटाफोरिक एग्जांपल देता हूँ। हाँ हमारे हिंदी फिल्मों में हाँ। और हमारे बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज में बड़ा फर्क होता है। हम्म। बॉलीवुड में हीरो मेन होता है, हीरो कभी पिटाई नहीं हो सकती। हाँ, बराबर। हीरो स्टाइल है हाँ। हम लोग के पास ना, और हीरो जो चाहता है वो कर लेगा, है ना। हॉलीवुड की मूवीज में कहानी हीरो होती है, कॉन्टेक्स्ट हीरो होता है। हम्म। तो जो इंडियन सोसाइटी है हम्म। इसी से ही एजुकेट हुई है कि भाई मैं उस हीरो की तरह बन सकता हूं, क्योंकि उस फिल्म में ऐसा हीरो बना था, शुरू ऐसे किया था उसने धीरे धीरे उसको कोई मिला, धोनी को मिला, कोई कोच मिला, ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ हो गया। इस किताब का नाम अगर मैं रख दूं कि गेट रिच इन 10 days, हाँ, राइट, बिक जाएगी, राइट, बहुत बढ़िया बिक जाएगी। राइट, राइट, क्योंकि मैं इंस्पिरेशन बेचूंगा उसमें राइट। कि तुम भी वो तुम हीरो बन सकते हो लाइफ में। तो हीरो बनाने के लिए, लेकिन हीरो कभी छोटा नहीं हो सकता, कभी हार नहीं सकता, विलेन से तो बिल्कुल नहीं पिट सकता। तो हीरो में ईगो बहुत होती है। राइट। ये बुक ईगो हर्ट करती है। ये बुक कहती है कि तुम्हारे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, लेकिन तुम कहोगे अरे मेरे साथ फ्रॉड हो भी कैसे सकता है, हाँ। मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट हूँ। राइट। तो ये किताब मेरे को हेल्प कर ही नहीं सकती है, क्योंकि आई नो एवरीथिंग ऑलरेडी। तो उस ईगो हर्ट के चक्कर में वो इंसान कभी भी इस किताब को नहीं खरीद पाएगा। वो कब खरीदता है? जब फ्रॉड हो जाता है। जब वो स्टेज 3 में होता है, जो बता रहा था कि वो फ्रॉड को गुजर चुका है, अब उसको क्या करना है। वो इस बुक, अच्छा इसमें लिखा होगा कुछ ऐसा, क्योंकि अब इसका हमने ऑनलाइन वर्जन भी डाल दिया है, कि अब डिजिटली भी आप इसको देख सकते हैं। तो अब अच्छा मुझे क्या करना है? अच्छा सर मेरे साथ हो गया, क्योंकि मैं इसको इसलिए हमारे बता पास पिछले 1.5 साल में, मैं आपको एक्चुअल नंबर बता रहा हूँ, हमने रजिस्टर नहीं किए हैं इतने केस, बट कितने केस हमारे पास पहुंचे हैं पिछले 1.5 साल में? हमारे पास 1.25 लाख केस पहुंचे हैं, 1.25 लाख फ्रॉड्स के केस हमारे पूछ। इतनी किताबें नहीं बिकी है। नहीं, तो तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं। अब देखिए, सवाल को दोबारा समझिए। लोगों के साथ फ्रॉड। नहीं असीम जी, सवाल को दोबारा समझिए। आप लिंक दे रहे हैं, आप इमेज दे रहे हैं, आप पूरी मोडस ऑपरेंडी बता रहे हैं, मतलब सब कुछ कि कैसे फ्रॉड हो रहा है, कैसे फ्रॉड से बचें। तो मान लीजिए ना कि लोग पैसा एक महीने में डबल चाहते हैं, फ्रॉड से बचना नहीं चाहते, आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं? आई एग्री, यस। क्योंकि उसके पीछे हीरो कल्चर है ना, और आप 10 साल से लगे पड़े हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई पिटोगे तुम तो। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम पिटने वाले हो मार्केट में। हाँ। अभी पिटोगे, कल को मुक्का पड़ेगा, करना ही करना है, तुम हीरो हो ही नहीं। क्योंकि मैं आपकी वीडियोस भी देखता हूँ। जो तुम्हें किताब में बोला जा रहा है 10 दिन में हीरो बनो, वो नहीं बन सकते। नहीं, मैं आपकी वीडियोस भी देखता हूँ। हाँ। उसमें आप सबको जगा रहे हैं, जग जाओ, ये मत करो, इससे बचो, ऐसे फ्रॉड हो जाएगा। वो उतना रीच नहीं आ रहा, लेकिन उनकी आ रही जो बता रहे हैं, क्रिप्टो ले लो तो 5 गुना हो जाएगा, ये स्टॉक ले लो तो ये हो जाएगा। मैंने ये किया था, मेरे पास पहले 1 लाख रुपए थे और 1 साल में 20 करोड़ बन गए। तो वो लोग चल रहे हैं। लोग सुधरना कहाँ चाहते हैं? अगर सोसाइटी एक ऐसी हो। हाँ। आपको कभी लगा नहीं कि लोग सुधरना ही नहीं चाहते? हाँ। ये बुक की सेल्स को देख के आपको ये लगा नहीं? सीरियसली बताइए ना, आपको लगा नहीं कि लोग तो इतनी मेहनत को, क्योंकि बहुत मेहनत करी है आपने, 100 साल लगा मुझे लिखने हाँ। में। केस फाइल जैसी बना रखी है आपने, जो केस फाइल होती है ना। एक सोसाइटी है, हाँ। उस सोसाइटी में एक चौकीदार आता है रात को। हाँ। वो कहता है कि अरे जागते रहो, हाँ। या सतर्क रहो, संत न जाए। हाँ। तो जो सो रहा है अंदर बैठा, हाँ। अरे यार, अरे हमारे साथ थोड़ी हो सकता है कुछ, सो जा, बोलता है, इसको बोलने दो रोज। हाँ। ये बड़ा नेगेटिव सा है, ये बोलता रहता है कि सब कुछ गलत है, सब कुछ मेरे साथ चोरी हो जाएगी। हाँ। अरे भाई मेरे साथ चोरी हो ही नहीं सकती, मैं तो समझदार इंटेलिजेंट बंदा हूं।
तो वो मेरी बात को यहाँ से सुनने को, यहाँ से निकालने की बात नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे ही बंद है, ये हाँ। सब बंद है, तो तभी तो बिका उतना। उसके ईयरफोन्स लग रखे हैं, ईयरफोन पे वो सुन क्या रहा है, तो आपको इसमें रातों रात ईयरफोन में वो सुन ये रहा है, रातों रात आप कैसे हाउ कैन यू बी रिच इन 10 तो days? आपको अगर बुक ही लिखनी थी तो आपको ये लिखना चाहिए था, हाउ टू डबल योर मनी इन 7 days, 10 days और 1 month। तो मुझे बुक नहीं लिखनी था, मुझे एक मैसेज देना था सोए हुए समाज को जगाने के लिए, चाहे जितना भी जागे, 0.0001% ही जागे। नहीं, आप 10 साल से बहुत लोगों को जगा रहे हैं, ये सबको पता है, लोग जाग रहे हैं, लेकिन स्पीड बहुत स्लो है। इन्वेस्टर को भी तो कहीं ना कहीं चूज करना पड़ेगा ना, गलत देश में पैदा नहीं, हुआ। इन्वेस्टर को भी तो कहीं ना कहीं चूज करना पड़ेगा ना, कि उसको वो डबल वाला स्टॉक देखना है, वीडियो देखना है, क्रिप्टो में वाले बाबा को देखना है, स्टॉक वाले बाबा को देखना है, ये पढ़ लो तो ये हो जाएगा, उसको वो देखना है, या उसको फ्रॉड से वाकई में बचना है, ये उसका चॉइस है, आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। अब हम चलिए छोड़िए, आप बुक का नहीं मानेंगे आप। एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। हाँ, हमने पिछले हफ्ते एक वीडियो किया मेरे भाई के साथ, CA। अच्छा, तो क्रिप्टो में व्हाई क्रिप्टो ट्रेडिंग इन इंडिया डज नॉट मेक सेंस, राइट, कि इतने सारे टैक्स एंड ऑल दैट, राइट, TDS भी है, और उसके अलावा और भी बड़े कोई खर्चे हैं, रेगुलेशन भी नहीं है, और रेगुलेशन भी नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, जो आपको कह रहा है वो दुबई में बैठा है, उसको टैक्स देना ही नहीं है, Right. 30% जो भी बनेगा वट एवर, तो उसको तो प्रॉफिट 10 रुपए से 3 रुपए देना ही नहीं है। अगर वो कोई वीडियो देख लेगा ना, कोई रैशनल इंसान, तो शायद क्रिप्टो में ट्रेडिंग नहीं करेगा इंडिया में रहता हुआ। बट उसको बहुत कम लोगों ने देखा, 20,000 से अराउंड देखे, अभी 2 दिन हो चुके हैं इस वीडियो को। उसका मतलब क्या है, वो सोए हुए हैं, तो 20,000 भी बहुत है। तो आई डोंट, ये किताब पैसे कमाने के लिए नहीं लिखी गई है, वो वीडियो भी पैसे कमाने के लिए लिखा गया है, वो सिर्फ उतने लोगों तक ही पहुंचाने के लिए लिखा गया है जितने लोग उसको सीरियसली लें, और शायद इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। नहीं, तो कभी आपको लगा आपने बुक मेहनत करके लिखी, आपको लगा थोड़ा, कभी विचार आया आपके कि यार लोग तो सुधरना ही नहीं चाहते हैं? नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं कब का रुक चुका होता। नहीं, बुक की सेल्स के बाद लगा हो आपको? ये बुक जब लिखी थी तब भी पता था कि लोग नहीं पढ़ेंगे, कि बहुत कम लोग इसको देखेंगे। सो अगेन, सेल्स वाज नेवर द पर्सपेक्टिव, इट वाज कि मेरे को किताब लिखनी है, फील गुड फैक्टर वाली बात थी मेरी। अच्छा, कि भाई मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, आई शुड डॉक्यूमेंट इट समवेयर, कहीं लिख, सबूतों के साथ आप दे दें। स्क्रीनशॉट्स हैं इसमें, हाँ, बकायदा स्क्रीनशॉट्स है, बकायदा तरीका है फ्रॉड को कैसे पहचाने, फ्रॉड फ्री नहीं है, हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रॉड, उससे कैसे बचे। हाँ, एक चैप्टर है कि हमने बापू चार्ट को इन्वेस्टिगेट कैसे किया, जो आप पूछ रहे थे कि आप कैसे करते हो, वो पूरा लिखा हुआ है। तो अच्छा, या किसी को अगर पहली सैलरी मिली है तो इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करे और कौन सा एक स्टॉक खरीदे? ओके, स्टॉक का नाम तो ले नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड आ रही है। चलिए, तो आप कंप्लाइंट है, ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आपके लिए ये ट्रिक क्वेश्चन था, मुझे पता है। तो आप स्टॉक का नाम नहीं बताएंगे? नहीं, इतने फॉलोअर हैं, आप एक स्टॉक तो बता दीजिए। किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अच्छा, मैं पंप एंड डंप करवा सकता हूँ, मैं फ्रंट रनिंग कर सकता हूँ, मैं इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, मुद्दे पे आए। हाँ, ये बताइए, स्टॉक का नाम नहीं बताएंगे ना? इन्वेस्टिंग पैसिव भी हो सकती है, इन्वेस्टिंग कांट बी एक्टिव। उतना को पैसा यूज करो, अगर आपकी सेविंग है कुछ, तो सेविंग में भी यू हैव टू डू बाइफर्केशंस। FD में डालो थोड़ा बहुत पैसा, स्टॉक मार्केट में अपने स्वाद अनुसार टाइप शुरुआत करो। 100 रुपए है अगर आपके पास, तो 20 रुपए से शुरू करना चाहिए, और 20 रुपए भी थोड़ा सा शुरू में, अब छोटा पैसा है, अगर कम पैसा है तो उसको बहुत सारा स्टॉक्स में मत तोड़ो, बट स्टॉक्स उस हिसाब से चूज करो जो कि आप रोजमर्रा से पिछले 4-5 साल से यूज करते आ रहे हैं, और थोड़ी सी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, फंडामेंटल, बहुत ज्यादा अकल ही लगानी पड़ेगी। वैसे तो मुझे कहना चाहिए कि भाई अकल लगाओ थोड़ी, तुम्हारा पैसा है, ये मोबाइल लेते हैं तो देखते हैं कैमरा कितना, ऑल दैट, राइट। अब स्टॉक खरीद रहे हो तो उतना तो देखो, 5-6 फैक्टर देखो, और बड़े सारे गुरु बैठे हैं जो कि सिर्फ जो ढंग के भी होंगे शायद, उनकी देख लो वीडियो या कुछ भी, समझो कि क्या 4-5 फैक्टर देखने हैं। ब्रांड जरूर चेक करो कि पिछले कुछ सालों से क्या है, और उस हिसाब से लगाओ पैसा, और वेट करो, और बार बार पोर्टफोलियो को मत देखो, और रेगुलरली पैसा लगाते रहो। देखो, मैंने भी बहुत लेट इन्वेस्टिंग शुरू की है। मुझे लगता है कि जब मैं इन्फोसिस में जॉब करता था 2006 में, तो मेरे कुछ दोस्त थे जो कि इन्फोसिस के स्टॉक्स को बाय कर रहे थे। क्या पागल लोग हैं, स्टॉक्स क्यों बाय कर रहे हैं, तब समझ नहीं थी, शायद आज भी कई लोग ऐसे कर रहे होंगे जैसे मैं तब सोचता था, बट दैट इन रेट्रोस्पेक्ट वाज अ ग्रेट डिसीजन ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम पे वो स्टॉक बहुत कम पैसे पे था, और पैसे भी थे हमारे पास। मैंने 2016-17 से ही, 15-16 से शायद इन्वेस्टिंग शुरू की है।
तो 8-10 साल ही हुए हैं, बट अगर मैंने 20 साल पहले कर दी होती तो कंपाउंडिंग के हिसाब से मैं बहुत अलग नंबर पे बैठा होता। आज की तारीख में तो सब डाउन है क्योंकि ये थैंक्स टू मिस्टर ट्रम्प, बट इन्वेस्टिंग इज अ स्पेस जहां पे आपको कंपाउंडिंग को, उसको सांस लेने दो, समय दो, और अगर आपकी उम्र 20, 22, 23 साल है, पहली सैलरी आई है, उसको लगाओ और उसको लगाते रहो। जब आपके बच्चे हो जाएंगे 7-8 साल के, तो आपको शायद स्कूल की, एजुकेशन की, या अगर ढंग से पैसा लगाते रहे और ठीक ठाक करियर रहा है आपका, तो घर की भी टेंशन नहीं होगी। थैंक यू असीम जी, आपने इतना टाइम दिया। मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ में आया होगा फ्रॉड से कैसे बचें, उम्मीद करता हूँ। फ्रॉड को कैसे पहचाने, पैसे डबलर से कैसे दूर रहें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विकास जी, इट वाज थैंक यू। ग्रेट कॉन्वर्सेशन, मजा आया यार, आप बहुत डीप गए, बहुत डिटेल था।